अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और आज इशाल हमारे साथ नहीं है। इंशाल्लाह हमें जल्दी ज्वाइन करेंगी। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब के बच्चों की मौजें लगने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको खबर दी थी बच्चे स्कूल तो जाना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब एक और फैसला हुआ है पंजाब हुकूमत की तरफ से। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए एक बार फिर से खुशखबरी उस वक्त सामने आई जब बच्चों की मौजें लगी हैं, और मौजें किस तरह लगी हैं वो भी आपको बता देते हैं। सूबाई हुकूमत ने जनाब फैसला ये किया है कि तमाम सरकारी स्कूलों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खोला जाएगा, क्योंकि मामला तो अभी चल ही रहा है, जंग अभी थमी नहीं है और फ्यूल एफिशिएंसी हमारे लिए इस वक्त की ज़रूरत है और फ्यूल क्राइसिस पूरी दुनिया को इसका सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब भी किया जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार हो रहा था। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे खिताब हुआ है, उसकी तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके असरात क्या आए हैं फ्यूल प्राइसेस पर, उसके असरात क्या आए हैं स्टॉक मार्केट्स पर, ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है पंजाब में अभी है, उम्मीद है कि दीगर सूबों को भी शायद इस पर अमल करना पड़ जाए, विफाक को भी अमल दरामद करना पड़ जाए, क्योंकि जब तक ये जंग चल रही है तब तक मसाइल बहरहाल उसका सामना करना पड़ेगा, न सिर्फ इस खित्ते को बल्कि दुनिया को भी। तो अब तालीमी इदारे पीर से जुमेरात तक खुलेंगे जनाब पंजाब के अंदर, और जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 दिन बच्चों की मौजें होंगी। बच्चों को छुट्टी दी जाएगी, यानी तलबा को हर हफ्ते 3 दिन की छुट्टी मैसर आएगी और तदरीसी अमल सिर्फ 4 दिन जारी रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताते हैं कि आज जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आसानी के लिए, उनको सिखाने के लिए जो तदरीसी अमल है वो बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए किताबों का आलमी दिन भी आज मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए तालीमी निज़ाम में हम देख रहे हैं कि एक बड़ा रखना जो डाला गया है वो डिजिटल जो गैजेट्स हैं, जो सोशल मीडिया है, जो किताबों से दूरी है, ये हमें बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है। तो किताबें कितनी ज़रूरी हैं आज दुनिया भर में बच्चों की आगाही के लिए, इसका आलमी दिन, और ये दिन जनवरी और इसकी मुख्तलिफ जो कहानियाँ होती हैं उमूमी तौर पे वो उसके अंदर शामिल होती हैं। यौम पैदाइश के मुनासबत से हर साल 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है, और दिन हमें याद दिलाता है कि कहानियाँ सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं हुआ करती, बल्कि बच्चों की ज़हनी, अखलाकी और तख्लीकी नशोनुमा का एक मजबूत ज़रिया भी है। तो जिस तरह से अब बच्चों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होगी, सिर्फ 4 दिन जाना है, तो इस तरह की स्टोरीज़, इस तरह की एक्टिविटीज़, बच्चों को इंगेज कीजिए, ख़ुद उनको वक्त दीजिए। पेरेंट्स का जो दिया हुआ वक्त है उसका नेमल बदल कोई नहीं हो सकता। आप जितने मर्ज़ी महंगे स्कूलों में, तालीमी इदारों में, ट्यूशन्स में, एकेडमी में उनको डाल लीजिए, लेकिन जो एक माँ की या एक बाप की सुनाई हुई कहानी है, जो फेरी टेल्स की हो, जो हमारे जो कुरान पाक के बहुत से वाक़यात हैं, जो हिस्टोरिक वाक़यात हैं, जो हमारे अंबिया कराम की एफ़र्ट्स हैं, जो हमारे नबी की ज़िंदगी है, उसवा हुस्ना है, उसको अगर हम अपने बच्चों को सुनाएंगे तो यकीनी तौर पे उनकी शख्सियत साजी में, उनके मुस्तकबिल में उनके बहुत काम आ सकती है। और जदीद डिजिटल दौर में जहाँ स्मार्टफोन्स, लैपटॉप ने बच्चों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कराई है, तो आपको उसकी जगह लेनी होगी और बच्चों को उनकी तरबियत साजी में अहम किरदार अदा करना होगा। आगे बढ़ते नाज़रीन, और सबसे पहले बात करेंगे आज की टॉप 5 स्टोरीज़ में। ईरानी सदर का अमरीकी अवाम के नाम एक खुला ख़त सामने आया है। अमरीकी अवाम से उन्होंने कहा है कि कोई दुश्मनी नहीं है, और साथ में ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। जेडी वेंस ने सालिसों को सख्त पैगाम भी पहुंचा दिया है। इस पर भी आज ही के प्रोग्राम में बात होगी। और फिर हम जिस खिताब की बात कर रहे हैं उस खिताब का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार भी किया जा रहा था, क्योंकि उस खिताब में मुमकिना तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये माहिरीन की राय थी कि वो शायद जंग बंदी का ऐलान कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने आने वाले दिनों में हमले मज़ीद तेज़ करने की बात की है। तो उससे स्टॉक मार्केट्स एक बार फिर से उनमें खलबली मच चुकी है। ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली उसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है, और क्या कुछ इसके असरात हमें देखने पड़ेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं, इस पर तफसील से बात होगी। फिर बात होगी PSL सीज़न 11 की, और हैदराबाद किंग्समैन के साथ हमें हमदर्दी का इजहार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो जीत का खाता ही नहीं खोल सके, और मुमकिना तौर पे अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इनके पास अब गलती की गुंजाइश नहीं है। इवेंट से बाहर होने के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच का अहवाल आप तक पहुंचाएंगे, और फिर बात करेंगे आज दुनिया भर में नाजरीन एक आसाबी बीमारी है, ऑटिज़म, और इससे आगाही का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 3,50,000 से ज़ायद बच्चे हैं जो कि ऑटिज़म का शिकार हैं। इनकी नशोनुमा किस तरह से की जाए, बच्चे ऑटिज़म का शिकार क्यों होते हैं, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। उन मुहरकात को, उनको वजूहात को, उनसे बचाव किस तरह से मुमकिन है। और आखिर में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में ईरान जंग के खात्मे की उम्मीद, सोने की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हो चुका है, तो क्या मुनाफा कमाने का
वक्त आ गया है या वक्त गुजर चुका है, इस सब पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरी दुनिया इस वक्त जंग के असरात झेल रही है। ये ख़त्ता ख़ास तौर पे क्योंकि जंग हमारे पड़ोस में है, लेकिन हमारे लिए बायस मुसरत बात यह है, बायस इत्मीनान बात यह है कि पाकिस्तान इस जंग में तो कोई किरदार नहीं कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जंग को रुकवाने के लिए अलबत्ता हमारी कोशिशें जारी हैं। चाहे हमारे वज़ीर आज़म हो, हमारे वज़ीर ख़ारजा हों या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हों। अभी अब से चंद घंटे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का खिताब था नाज़रीन, वो बहुत ही तवक्कुआत के बरखिलाफ़ है। जो एक अमूमी तासुर है ना डोनाल्ड ट्रंप का कि हर 5 मिनट के बाद या हर चंद घंटों के बाद उनका अपना बयान दूसरे अपने किए हुए बयान से मिल नहीं रहा होता, ऐसा ही कुछ हुआ है। माहिरीन की राय ये थी कि वो जंगबंदी का ऐलान करेंगे। मार्को रूबियो भी गुज़िश्ता रोज़ ये कहते हुए सुनाई दिए हमें कि उन्होंने कहा था कि हमें जंग का खात्मा नज़र आ रहा है। अपने हुर्मुज़ के हवाले से तो उन्होंने कहा था कि रशिया को चाहिए तेल या चाइना को चाहिए या दुनिया में किसी को भी चाहिए, जाके खुलवा लीजिए। हमारे से लेना चाहें तो हमारे पास भी वाफिर है, यानी कि अमेरिका के पास वाफिर तेल मौजूद है, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब होने क्या जा रहा है? मुर्तज़ा नगरी साहब सहाफ़ी हैं ईरान के, डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब माहिर आलमी उमूर हैं। अब दोनों साहिबान को वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आने से पहले ज़रा मैं मशरकी साहब मुर्तज़ा नगरी साहब से जानना चाहूँगा कि जो खुला ख़त हमने देखा है ईरानी सदर का, मसूद पेज़ेश्कियान साहब का, उसमें क्या अहम बातें हैं, क्या मैसेज दिया गया है, और ये इस टाइमिंग के हवाले से इस ख़त के जो मतन है उसकी अहमियत कितनी है? ईरानी अवाम इसको किस तरह से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने शामिल गुफ्तगू होने का मौका दिया। देखिए, पेज़ेश्कियान साहब का ख़त कई जिहतों से अहम है। पहली जिहत तो यह है कि अमेरिका के अंदर जब भरपूर एहतजाजात का आगाज़ हुआ ट्रंप के ख़िलाफ़, ऐसे मौके पर यह ख़त लिखना और अमेरिकी अवाम को मुखातब करना कि आपसे हमारी कोई कभी न दुश्मनी थी, न है और न रहेगी, क्योंकि आवाम किसी भी मुल्क की मोहतरम होती है। आपकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे हमारी दुश्मनी है, क्योंकि उनकी पॉलिसी पूरी दुनिया पर कब्जे की है और वो इस बदमाशी और इस दंदनाहट को लेकर पूरी दुनिया के अंदर न सिर्फ दुनिया को अजियत दे रहे हैं, बल्कि आप ही के पैसे से, जो आपके टैक्स का पैसा है, उसको ज़ाया करते हुए आपके नौजवानों को, आपके बच्चों की जानों को ज़ाया करते हुए पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने एक यानी लाकानूनियत का तूफान मचाया हुआ है। लिहाजा मसलन जो मजलूमियत का सिलसिला आपके साथ है वही हमारे साथ है। हमारे ऊपर भी जुल्म हो रहा है और आपके भी टैक्स के पैसे और आपका जो सिलसिला है जो आप मेहनत करके कमाते हैं उसको खर्च किया जा रहा है। हालांकि फिर उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि जंग का आगाज हमने नहीं किया है, हमने कभी भी जंग को पसंद नहीं किया है। हम तो आपके मुल्क के साथ मुज़ाकरात के लिए JCPO के ज़माने से बैठे हैं और फिर उसके बाद 12 रोज़ा मुज़ाकरात में भी आपने देखा आपके लोगों ने हमें धोखा दिया और फिर ये जो जंग शुरू हुई इससे पहले भी आपके सदर और उनकी टीम ने हमें धोखा दिया और इस जंग को हम पर इम्पोज किया। लिहाजा इस तरह की रिक्वेस्ट जो है वो ये किलीदी उसके नुकात थे कि हम पर जंग मुसल्लत आपको की लगता गई है मुर्तज़ा नगरी साहब इस खुले खत से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है? अमरीकी अवाम तो पहले ही मुतनफ़िर हैं, वो तो डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। हमने देखा कि लास्ट वीकेंड पे 80 लाख से ज़ायद अवाम अमरीकी शहरी 50 से ज़्यादा रियासतों में निकले। तो आपको लगता है कि इससे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ में कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, पॉलिसीज में फर्क देखे ना अवामी दबाव से पड़ता है। हमारे यहाँ हमारे जैसे मुल्क के अंदर जब अवाम निकलती है तो उसका दबाव पड़ता है, तो फिर अमेरिका में तो बेतरीके औला यानी तरजीही बुनियादों पर पड़ना चाहिए। अवाम के निकलने से फर्क पड़ता है और अवाम तक सच्चाई का पहुंचना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने अंधेरे में रखा होता है ना अपने झूठ के सहारे, जिस तरह से आपने आज की तकरीर का जिक्र किया। मैंने पूरी तकरीर सुनी, उसके अंदर से किलीदी नुकात निकाले तो मुझे अंदाजा हुआ कि पूरी बोगस तकरीर, झूठ पर मबनी तकरीर की। हम सब जीत चुके हैं और हमने ईरान के अंदर सब खत्म कर दिया है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो मिलिट्री स्ट्रक्चर था उसको तबाह कर दिया है और हमने उनको किसी काबिल नहीं छोड़ा है और जो है वो हम अपने तमाम अहदाफ हासिल कर चुके हैं और जो है वो आबना हुर्मुज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ये दावे तो मुसलसल करते आ रहे हैं, लेकिन अब लोगों ने भी शायद उनके अपने इत्तेहादियों ने उन्हें संजीदा लेना छोड़ दिया है। हामिद खान साहब, आपके ख्याल में आज का जो खिताब था अमूमी तौर पर राय यही थी कि वो शायद जंगबंदी की बात करने जा रहे हैं, जो इशारे मिल रहे थे, जो मार्को रूबियो के बयानात थे उससे भी शायद ये इंडिकेशंस मिल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मजीद हमले तेज़ करने की बात हुई है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि मजीद अपने फेस सेविंग के लिए अमेरिका कोई पहले से ज़्यादा शदीद या कोई न्यूक्लियर हमला करने का खदशा भी मौजूद है आबना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, या फिर अपनी जीत को साबित करने के लिए? और ये जो खुला ख़त है मसूद पेज़ेश्कियान साहब का, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला आपको लगता है?
देखिए, जहाँ तक मसूद पेज़ेश्कियान साहब के खुले ख़त का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आज की जो मीडिया वॉर है, उसके अंदर आवाम तक रसाई के लिए और एक बरतरी सा रखने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप इस हवाले से मीडिया में भी अपनी जो है वो कंट्रोल और अपनी जो मौजूदगी है वो साबित करें। और मेरा ख़्याल है बड़ा क्लियर मैसेज भी है मसूद पेज़ेश्कियान साहब का, ईरान जी। के जो सदर हैं, कि जो अवाम है वो किसी की भी दुश्मन नहीं है और ना ही ईरान जो है वो अमरीकी अवाम का दुश्मन है। खुद अमेरिका के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि सदर ट्रंप के इस खिताब से पहले तक 24 घंटे पहले तक एक उसका सर्वे आया और उस सर्वे के अंदर ये कहा गया कि 67% लोगों का ख्याल था कि खुद अमेरिकी सदर ट्रंप को नहीं पता है कि जंग का खात्मा कैसे करना है या जंग को आगे कैसे लेके चलना है, और वही हो रहा है। असल में बात यह है कि जिस अंदाज में अमेरिका को भरपूर ईरान की तरफ से जवाब आया, मज़ाहमत आई, इसराइल में तबाही हुई, वो खुद इसराइल और अमेरिका की उम्मीद और अमेरिका की तवक्कुआत से बढ़कर थी, और उसकी बौखलाहट की वजह से अब अमेरिका जो है वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर पा रहा, और बिल्कुल ऐसी है जैसे सदर ट्रंप की वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो रोज बरोज तो वाज़ेह हमें होती साहब, जा रही ये है। तो और जिस तरह हर से आप भी बात कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी जो बातें बताई हैं, पीट हेग्सेथ वो जो डिफेंस सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया हुआ था। लॉकहीड मार्टिन समेत जो दिफाई इदारे हैं, जो असला साज कंपनीज़ हैं, उनके स्टॉक खरीदने के लिए, उनके शेयर्स खरीदने के लिए, क्योंकि जंग के अंदर जब जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। इजराइल के हवाले से भी जो साबिक CIA के चीफ थे ल्यून पिनेटा, उनकी तरफ से कहा गया कि जी इनको बताया गया कि अगर आप आयतुल्ला खामनाई को मार देंगे तो रजीम चेंज हो जाएगी। अब तो खैर वो इनकारी है कि हम रजीम चेंज करना ही नहीं चाहते थे, तो अगर फ़र्ज़ किया उन्हें ट्रैप करके लाया भी गया उनके किचन कैबिनेट के लोगों की तरफ से या इजराइल की तरफ से, अब तो उन्हें समझ आ जाना चाहिए, जो इतनी ज़्यादा बदनामी हो रही है, नाकामी हो रही है अमेरिका की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनकी साख के ऊपर, आपको लगता है कि अभी भी वो नहीं संभलने के लिए उनके मैसेजेस काफ़ी नहीं है? देखिए देखिए, 2 तरह से लोग होते हैं दुनिया में। एक जो साइकोलॉजी है वो ट्रम्प टाइप के लोगों की है, जो ये ना तो सिर्फ हार नहीं मानना चाहते बल्कि उसके बाद ज़बरदस्ती धौंस के साथ अपनी बात मनवाना चाहते हैं और लोगों को उस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं जो हकीकत से बहुत दूर है। और यही हाल सदर ट्रम्प का है कि वो हकीकत से बहुत दूर की बातें करते हैं। आप देखिए कि उनके जितना भी आज का खिताब है उसके अंदर जिस तरह ईरान को धमकाया गया है, डराया गया है, कहा गया है कि तुम्हें पत्थरों के दौर में भेज देंगे। उसके जी। बाद जिस तरह से उसकी एनर्जी की तनसीबात पे, ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक की बात की गई है। उसके बाद देखिए तो अगर हम इस सारी सिचुएशन में देखें तो कहीं पर भी ऐसे नहीं लग रहा कि उनको ये समझ आ रही है कि अमेरिका फौजियों की लाशें जाना शुरू हो गई हैं अमेरिका के अंदर, और जो अरब ममालिक हैं वो भी अब इस जंग में अमेरिका का साथ देने से कतरा रहे हैं। यूरोप ने पहले से ही साथ देने से इनकार कर दिया है। नेटो जो है वो लेकिन टूटने के इन इन दहाने अरब पर है। ममालिक में हमें UAE की पॉलिसी सबसे ज़्यादा जारहाना और मुख्तलिफ क्यों दिखाई देती है? गो कि इसराइल के बाद अगर इस खत्ते में सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं तो वो UAE पर हुए हैं, लेकिन हमले तो सऊदी अरब पर भी हुए हैं, हमले तो कतर पर भी हुए हैं, ओमान पर भी हुए हैं। तो UAE जो मुतालबा कर रहा है इसराइल से या अमेरिका से कि इस मामले को सुलझाए बगैर आप ना जाइए, आप ना हुर्मुज़ खुलवाना हो, तो वो कहते हैं कि जी UAE हमारे साथ खड़ा हुआ होगा। तो ये जो पॉलिसी है, आपको लगता है कि UAE के अपने और अपने अवाम के हक में है, या फिर उनको अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए? देखिए, जब से दोबारा से पिछले सदर ट्रंप के पिछले दौर में जब से इब्राहिम अकॉर्ड की बात हुई और इब्राहिम अकॉर्ड के तहत जिस अंदाज में UAE ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बनाए, उसके बाद से इसराइल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है UAE के अंदर, वो नज़र आ रहा है। इसके अंदर खुद UAE की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये वो इन्फ्लुएंस है जो काम कर रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी UAE की तरफ से भी खुलकर जंग का हिस्सा बनने की बात नहीं हो रही, बल्कि ये एक तासुर दिया जा रहा है। जी। लेकिन जिस तरह पहले कुछ दिनों पहले तक सऊदी अरब के बारे में भी तासुर दिया गया कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो खुद चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे और इस जंग के वो हमायती हैं, जबकि उन्होंने खुद बाद में उसकी तरदीद की। सो मैं ये समझता हूँ कि जब तक कोई भी अरब मौलवी तौर पर इस जंग में शामिल नहीं होता तो वो समझे कि उसकी बहुत बड़ी दानिशमंदी है ठीक। और इसराइल और अमेरिका की नाकामी है। और इसी नाकामी की वजह से इसराइल जो है वो बार बार अरब ममालिक को एक तरह से धमका
भी रहा है, और फिर अपने फॉल्स फ्लैग मिसाइल्स वहाँ फेंके जा रहे हैं और उस पर ईरान पर इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो कि चीनी सैटेलाइट्स के ज़रिए साबित होते हैं कि वो मिसाइल जो हैं वो डायरेक्ट इसराइल से आए और अरब ममालिक में गिराए बिल्कुल। गए। और न ये सिर्फ जो अरब ममालिक साजिश है, को डॉक्टर साहब धमकाया जा रहा है, बल्कि अब तो एक और मज़े का खेज मुतालबा सामने आया कि उनसे मुआवजा भी लेने का सोच रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है अमेरिका का वो अरब कंट्री से पूरा करवाया जाए। तो नगरी साहब, आपके ख्याल में ईरान क्या सोच रहा है? ईरान अगर फ़र्ज़ किया हम बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करते हैं, खारक जजीरा कोई और अहदाफ हैं, अगर ऐसी कोई हिमाकत की जाती है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं उनसे हमारी बात होती है, वो कहते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है कि ग्राउंड पर अपनी फोर्सेस को मौत के मुंह में धकेला जाए। ईरान किस तरह से काउंटर करेगा अगर ऐसा कुछ होता है? क्या हिकमत अमली होगी? और अब ना हुर्मुज़ के हवाले से ईरानी पार्लियामेंट के अंदर ये भी बात हो रही है कि इसका मुकम्मल कंट्रोल, अगर ये जंग ख़त्म भी हो जाती है तो उसे यकीनी बनाने के लिए ओमान के साथ मिलकर कोई प्लानिंग हो रही है। तो इस पर कितना संजीदा है ईरान? इसकी हिकमत अमली मुस्तकबिल में क्या हो सकती है? देखिए, सिर्फ एक नुक्ता ऐड करके फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जी जी। और बूट ऑन ग्राउंड की क्या पोजीशन होगी। ट्रम्प की गुफ्तगू में जो जीत का अंसर था वो सिर्फ एक ही था, बस कि हमारी फौज ने वेनेजुएला के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, बस। उसके अलावा कोई एक जुमला ऐसा नहीं था जिसमें उनकी जीत साबित हो रही हो या उनका जुमला दुरुस्त हो। बस टोटल एक जुमला था कि हमने वेनेजुएला में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और एक अरब सोर्स पर मेरी ये खबर मेरी निगाह से गुजरी, कहां तक सच्चाई है अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। कतर ने भी सुनने में आ रहा है कि अपने $400 मिलियन का जहाज वापस मांग लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी इस तकरीर के अंदर इशारा कर दिया कि वो मिडल ईस्ट से जा रहे हैं। वो उन्होंने अपनी इस तकरीर में इशारा कर दिया कि वो मिडल ईस्ट को छोड़कर जा रहे हैं, ये इशारा भी कर दिया। हम सैटेलाइट के जरिए ईरान पर निगाह रखेंगे, और अगर ईरान ने न्यूक्लियर पॉलिसीज को आगे बढ़ाया, हालांकि अभी 2 दिन पहले उन्होंने क्लेम किया था कि हमने दोबारा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, और अब अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर दोबारा काम शुरू किया तो हम दोबारा अटैक करेंगे। और ये खैर बोगस तकरीर। और लोग अमेरिका के अंदर खुद परेशान है कि एक मुल्क का, इतने बड़े मुल्क का, एक सुपर पावर मुल्क का प्रेसिडेंट इतना बेवकूफ और इतना यानी अंधा हो सकता है और बेखबर हो सकता है कि इस तरह की तकरीर करे, तो लोग परेशान हैं। अच्छा, बूट ऑन द ग्राउंड। अब आप आ जाइए, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सरदार तंगसीरी, जो इनके नेवल फोर्सेस के चीफ थे, जिनकी शहादत हुई पिछले दिनों, अली रजा तंगसीरी साहब। सरदार तंगसीरी ये कहते हैं कि सदर खातिमी के जमाने में हमने अमरीकी कुछ फौजियों को पकड़ा समंदरी हुदूद के अंदर। हमने नहीं पकड़ा, बल्कि हमने कुवैत की हुदूद के अंदर पकड़ा। तो उन अमरीकी फौजियों को जब हमने पकड़ा तो वो कुवैत के अंडर में उन्हें दिया। जब हम कहते हैं कि सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के गार्ड्स, जब कमांडोज जब वहां पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ ये पूछा कुवैत वालों से कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि उनको तो नेवल फोर्सेस ने पकड़ा था, यानी जो कोस्ट गार्ड फोर्सेस होती हैं। जी जी। तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी यानी IRGC के कमांडोज हैं। तो ये तंगसीरी साहब के अल्फाज थे कि लिटरली उन्होंने अपनी शलवार गीली कर दी। बस मैं अदबी दायरे में इतना ही कह सकता हूँ। तो हमने उस जमाने में चाहा कि इस बात को पब्लिश तो आपको लग रहा है नकवी साहब कि ये सिर्फ अमेरिका को प्रेशर में लाने के लिए एक बयान की हद तक धमकी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिकी अवाम भी नहीं चाहती, खुद उनकी शायद फोर्सेस भी ना, मरीन्स भी ना चाहते हो कि उन्हें इस तरह से मौत के मुंह में इजराइल ने मना कर दिया जनाब। इजराइल ने जवाब दे दिया, जिसकी जंग है वो अपने कोई मरीन्स या फौजी भेजने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसराइल इनके जमीनी फोर्सेस का तजर्बा देख चुका है ना पहले एक दफा लबनान से। इसराइल को इनका तजर्बा मालूम है। अमेरिका को अंदर डालने के चक्कर में देखें ट्रंप से किसी भी किस्म की अहमकाना हरकत की अब नए हुर्मुज़ के हवाले से क्या फ्यूचर प्लान है? अगर ये इसी तरह से जंग ख़त्म होती है जिसमें ईरान फातेह है अभी तक बज़ाहिर और अमेरिका एक लूज़र है, तो क्या मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजी होगी? आपने हुर्मुज़ को कौन कंट्रोल करेगा, किस अंदाज में करेगा? देखिए अभी तक तो ट्रंप की साहब की जो तकरीर मैंने उठने के बाद यहाँ देखी है उसमें तो मुझे ये अंदाजा हो रहा है वो तो अपना हुर्मुज़ को भी खुदा हाफिज कह के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई जिसे दुनिया का तेल चाहिए वो जाए और अपना हुर्मुज़ को अपना हिसाब किताब करे। और जब अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स रखने के बावजूद अपना हुर्मुज़ नहीं खुलवा सका तो पीछे कौन सा मुल्क खुलवाएगा? क्योंकि अपना हुर्मुज़ की जियोग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि वहां कोई फोर्स आके अपनी बदमाशी कायम रख ही नहीं सकती है, उसका जोग्राफिया ऐसा है। ठीक, तो आखिर में हो गई है। और ईरान इतनी कुर्बानियां मैं आपको बताऊं ऐसे नहीं दे रहा। अगर सिर्फ डायलॉग्स की ही बात होती
तो ये बहुत पहले कर चुके होते हैं, और कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर चले जाते हैं। अभी आपने देखा ईरान का पूरा, अमेरिका का पूरा फोकस जो है वो तमाम जो उसके मेन अहदाफ थे वो तो खत्म हो गए। रिजीम चेंज और जो है वो न्यूक्लियर का मसला और फला 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 जी। फला जिनको वो लेकर आए थे वो सारे खत्म हो गए। अब तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, उनके हवारी सारे सुबह से शाम तक आपने हुर्मुज के ऊपर लगे होते हैं। आपने जी। हुर्मुज खोलो, नहीं लेकिन खोलो, आपने आपने हुर्मुज क्या मुस्तकबिल करेंगे। क्या होगा थी, ये तो आने वाला अब वक्त बताएगा। अभी बहरहाल हम देख रहे हैं कि पूरी ये दुनिया मैं से नहीं नहीं मुतासिर है। नहीं जी नहीं नहीं जी बताएगा। जी जी। ईरान 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 का अभी तक कहना यह है कि यहाँ पर हम ओमान के साथ मिलकर सिक्योरिटी टैक्स के हवाले से इकदाम करेंगे, ठीक खुसूसी तौर पर उन ममालिक से कि जो हमारे मुखालिफ हैं, ठीक है। उनसे तो लेंगे अच्छा छोड़ेंगे नहीं। हामिद खान साहब, आपके ख्याल में ये जो हम देख रहे हैं कि नेटो टूटने के बिल्कुल करीब है और काफ़ी ज़्यादा खफा दिखाई देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूनाइटेड नेशन से वो नाराज़ हैं, तमाम यूरोपियन ममालिक से वो नाराज़ हैं, बरतानिया कोरा जवाब दे चुका है, स्पेन इटली अपनी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल नहीं करने दे रहे इजरायली और अमरीकी फ़ाइटर जेट्स के लिए। तो ऐसे में, और अमरीकी अवाम को हमने देख लिया जिस तरह से उन्होंने सड़कों पर निकल के अपना फैसला सुनाया है, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या मुसलसल एक के बाद एक अपना जो हमला है उसे बढ़ाते जाएंगे? अरब ममालिक भी उनसे खफा हैं, अरब ममालिक भी यही तवक्को किए बैठे थे कि उनका दिफा कर पाएगा अमेरिका। तो ऐसे में आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, कब तक खींचा जा सकता है अमेरिका की तरफ से इस जंग को जिसमें मुसलसल वो एक के बाद एक नाकामी का मुँह देख रहे हैं? देखिए, सदर ट्रंप की वही जो रिवायती तौर पर उनकी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है और उनका जो मैं समझता हूँ कि एक तरह से पागलपन है, जो नेतन्याहू के प्रेशर में आकर और यहूदी लॉबी के साथ मिलकर उन्होंने ये जंग मुसल्लत की, जिसकी कीमत जो है वो पूरी दुनिया चुका रही है। दुनिया पूरी मुआशी बहरान में मुब्तला है और स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं पेट्रोल प्राइस और सारा कुछ। मैं ये समझता हूँ कि सदर ट्रंप कोई भी फैसला अचानक ले सकते हैं, एकदम से वहां से जंग खत्म करने का भी ऐलान कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अभी तक उनको अंदाजा नहीं हो रहा, या वो एक ऐसे एक सेल्फ क्रिएटेड उसमें खड़े हैं जिसके अंदर उनको सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, अपनी ताकत नजर आ रही है, जबकि हकीकत से वो बहुत दूर है। उनको हकीकत का इदराक नहीं हो रहा, और अमेरिका में यहाँ तक बात हो रही है कि क्या सदर ट्रंप ज़हनी तौर पर फिट हैं सदारत के ओहदे पर, या तो 25वीं तरमीम या 25th अमेंडमेंट इस्तेमाल करके तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सदर के ओहदे के ऊपर आ जाएं, और रिपब्लिकन पार्टी के अलावा तमाम जो डेमोक्रेट्स पार्टी हैं, कांग्रेस और सेनेट के अरकान तक ने ये बात कर दी है। एक बात और है, वो ये कि सदर ट्रंप ने जिस अंदाज में नेटो से, यूरोप से मैं समझता हूँ मुंह मोड़ा है और जिस तरह उनको मायूस किया है, उसके बाद यूरोप का ये बेहतरीन फैसला है कि इसका जंग का हिस्सा ना बनना, कि ईरान ने कभी भी उनको किसी को भी डायरेक्टली थ्रेट नहीं किया है, और अभी भी ईरान यही कर रहा है कि आपने हरमुज के ऊपर उन शिप्स को जाने दे रहा है जो इस जंग में बराह रास्त शरीक नहीं है। और वहां पर उसने जो टैरिफ के निज़ाम की बात की है, मेरा ख्याल ये है कि अब ईरान जो है वो अपने पे पाबंदियां भी खत्म करवाएगा जो 50 साल से वो झेल रहा है। ईरान जो है आपने हरमुज के ऊपर टैरिफ की पॉलिसी पे काम करेगा, और टैरिफ के अंदर अमान और पाकिस्तान को भी शायद कहीं ना कहीं एंगेज किया जाएगा। और तीसरी बात ये है कि ईरान ने जिस अंदाज में जंग जीती है और जीत रहा है, उसके बाद फिर गजा के लोगों के लिए कोई ना कोई रिलीफ जरूर आएगा। इसराइल को जो ग्रेटर इसराइल है उसके मंसूबे से उसको पीछे हटना पड़ेगा, और लबनान के अंदर जो उसने तबाही की है उसमें हिजबुल्लाह को दोबारा पावर मिलती नजर आ रही है। हिजबुल्लाह ने बहुत सारा लबनान का इलाका जो है वो इसराइल से वापस छीन लिया है। सो दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि इस जंग के जो असरात हैं, जो अमेरिका की वाहिद सुपर पावर की जो तासुर था वो खत्म हो जाएगा, और अमेरिका जो है वो हमेशा के लिए वो सुपर पावर के जो क्लेम है उससे पीछे हटना पड़ेगा उसको, और दुनिया उसको अब सुपर पावर नहीं मान रही। और इस सब के कसूरवार सदर ट्रंप और नेतन्याहू हैं, और जिनकी इस कसूर जुर्म की सजा जो है वो ईरानी अवाम ने, पूरी दुनिया ने भुगती है। और मेरा ख्याल ये है कि अब जितनी जल्दी वो इस जंग से जान छुड़ा लें, दुनिया के लिए भी और अमरीकी अवाम के लिए भी यही बेहतर है। अमरीकी अवाम में सिर्फ 6% लोग अब इस जंग के हमायती रह गए हैं, 94% लोग जो हैं वो इस जंग के शदीद मुखालिफ हैं। बिल्कुल, और तमाम सर्वेज भी यही बता रहे हैं कि तारीख के इस वक्त बदतरीन दोराहे पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं मकबूलियत के लिहाज से, और उनके लिए बेहतर यही है तमाम
जितने भी हम माहिरीन देख रहे हैं, तज्ज़ियाकार देख रहे हैं, एनालिस्ट देख रहे हैं कि इस जंग से डोनाल्ड ट्रंप को जल्द से जल्द जान छुड़वानी ही उनके लिए बेहतर रहेगी। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब, मुर्तज़ा नकवी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जिस पे मुख्तज़िये चल रहे हैं वहाँ पे एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास शायद और कोई रास्ता है ही नहीं। वो जानते हैं कि अगर वो इस जंग से जान छुड़वाते हैं तो दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल का फंदा उनके लिए तैयार खड़ा हुआ है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन भी मोसाद का ही एजेंट था और एक लंबे अरसे से प्लानिंग की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सुपर पावर का सदर बनाया जाना भी उस प्लान का हिस्सा था और इस जंग में उन्हें सोचे समझे मंसूबे के तहत ही धकेला गया। इस पर मज़ीद भी हम बात करते हैं नाज़रीन, क्योंकि अब हम वो जो तवक्को लगाए बैठे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जंग का खात्मा करेंगे अपने खिताब में, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि मार्केट्स में एक बार फिर से खलबली मच चुकी है। गैर यकीनी की सूरत हाल है। इसके मज़ीद असरात क्या होंगे, अरब ममालिक, मिडल ईस्ट इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है, मुस्तकबिल में उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आपनाए हुर्मुज़ आलमी तवज्जो का इस वक्त मरकज़ बनी हुई है और दुनिया के तेल की तरसील का जो 20 से 30% है, चाहे वो LNG हो, LPG हो या फिर पेट्रोलियम मसनूआत हो, वो इसी रास्ते से गुजरता है। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी तो ये है कि गवादर पोर्ट को एक्टिवेट किया जाए, कराची पोर्ट को एक्टिवेट किया जाए, लेकिन बहरहाल जब तक ये जंग चल रही है इससे दुनिया मुतासिर हुए बगैर रह नहीं पा रही। और जो आज सुबह होने वाला खिताब था डोनाल्ड ट्रंप का जिसमें हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो जंग रोकने की बात करेंगे, उन्होंने मज़ीद हमले तेज़ करने की बात की, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसमें मज़ीद बढ़ चुकी हैं। लेकिन अरब दुनिया का किरदार क्या रहा है अब तक, आगे क्या होना चाहिए, किससे वो तकिया किस पे किए बैठे थे, किससे उम्मीदें लगाए बैठे थे। और अगर आपने हुर्मुज़ खुलवाया जाता है अमेरिका की तरफ से, तो अमेरिकी अखबार ये दावा कर रहे हैं कि UAE, दुबई या UAE की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से उनका साथ देगी और बज़ोर ताकत वो ईरान को एक तरफ करने में किरदार अदा करेंगे। जो अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करने की बातें हैं, जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, जो कंपेन्स चलाना है मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, बहुत से इल्ज़ामात और मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ को सूडान में, सोमालिया में और सऊदी अरब के साथ भी इवन जो मामला UAE के चलते रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हमारे साथ मंसूर जाफ़िर साहब हैं, माहिर मशरक़ वस्ता अमूर, हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जंग में मज़ीद क्या कुछ होने वाला है। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त के लिए। एक तो ये कि जंग कब तक चलती देख रहे हैं आप, क्योंकि आपने एक लंबे अरसे तक इन मामलात के ऊपर नज़र रखी भी है और अभी भी आप देख रहे हैं जब से जंग शुरू हुई है किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान, कोशिश कर रहा है, रशिया और चाइना के बयानात भी आ रहे हैं, लेकिन कोई भी मामला सुलझ नहीं पा रहा, क्योंकि जिस तरह की तबीयत है, जिस तरह की बयानात सामने आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो आज कुछ और बात करते हैं, अगले दिन भी नहीं, कुछ ही घंटों के बाद उनका अपना बयान दूसरे बयान से नहीं मिलता। तो ऐसे में मसाहलत की कोई कोशिश कामयाब होती आपको नज़र आ रही है? जी, जहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के सालिया खिताब का ताल्लुक है और उसके बाद हमारे जो पाकिस्तान की तरफ से जो मुज़ाकरात या मसालियत की कोशिशें हैं जी। उसके ज़िम्मन में जो पेशरफ्त है, मैं समझता हूँ वो तो अब बड़ी हद तक उसके मुतासर होने का अंदेशा इस लिहाज से है कि पाकिस्तान की तरफ से जो मुतालबा चीन के साथ मिलकर किया गया था वो एक सीज़ फायर का मुतालबा था कि कम से कम एक अगर मुज़ाकरात करने हैं, कोई माहिदा करना है, तो उसके लिए एक कंडीसिव एनवायरनमेंट ज़रूरी है और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब जंग का जो इस वक्त अलाव दहकाया गया है उसकी हिद्दत और शिद्दत को कम किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिताब में तो उन्होंने अपनी इस लायानी गुफ्तगू और बेरब्त किस्म की गुफ्तगू में मजीद चीज़ों को उलझाव का शिकार कर दिया है। जिन अमरीकी अवाम के नाम पर उन्होंने या जिनके टैक्स पेयर की मनी उन्होंने इस प्राइम टाइम के खिताब पर ज़ाया की है, वो इस वक्त उनसे ये पूछने में हक पे जाने पे है कि आप जिस आपनाए हुर्मुज़ को छोड़कर हमें अपने तेल के बड़े नवीदे सुना रहे हैं, तो हमारी तो यानी अमेरिका की और यूरोप की जो खाद है और उसके साथ साथ जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो भी इसी अपनाए हुर्मुज़ से होकर जाती हैं, वो कोई हवा से उड़कर नहीं चली जाती। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हकायक से बेखबर सदर हैं और उन्हें ज़मीनी हकायक का इल्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो हॉट-ट्रिक और नाराबाजी में यकीन रखते हैं और इस नौइयत की बातें करके वो दुनिया को पागल बना रहे हैं। वो बेसिकली अपना गुस्सा नेटो पे निकालना चाह रहे हैं कि नेटो के ममालिक को अगर जेट फ्यूल लेना है तो हमसे ले लें, अगर नहीं ले सकते तो जाके आप नया हुर्मुज़ खुलवा के ले लें। बुनियादी तौर पे उन्होंने अपने खित्ते में जो इत्तेहादी थे अरब दुनिया खास तौर पे उनको भी एक तरह डिच किया है, क्योंकि उन अरब दुनिया की तो लाइफ लाइन है ये सारे आज़माए हुर्मुज़ और यहीं से उनका सबसे ज़्यादा तेल और गैस जो है कतर तकरीबन अपनी 30% गैस दुनिया को यहीं से भेजता है और इसी तरीके से जो उनकी जो दीगर मार्केट्स हैं
उनके लिए मुतबादिल रूट्स मौजूद है, लेकिन वो इतने वायबल नहीं है। और ख़ासतौर पे अभी रिसेंटली हुसियों की तरफ से जो बाबुल मंदब वाला जो ऑप्शन है उसको भी हाईलाइट करके उन्होंने उसको भी गैर महफूज बना दिया है। क्योंकि अगर इस जंग के हालात यही रहे और इसको इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक एडवेंचरिज्म का निशाना बनाया जाता रहा, तो मैं समझता हूँ ये दुनिया इंतहाई गैर महफूज हो जाएगी। और खासतौर पे ये खित्ता तो ऑलरेडी इस वक्त एक बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन से दुचार है। और जिन इत्तेहादियों को बचाने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने न सिर्फ उनकी पुष्ट को एक लिहाज से उनकी पुष्टि पानी छोड़ी है, बल्कि उन्होंने अमेरिका को भी पैगाम दे दिया कि हम तो इतने जोगे थे, हम यही कर सकते थे, अब अगली लड़ाई आपने खुद लड़नी है। हाँ, हम आपको असला और गोला बारूद जो है वो फराहम करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त इसराइली फौज की जो हालत है वो दुनिया से पोशीदा नहीं है कि जिस तरीके से वो फटीग का शिकार है कई महाजों पे इंगेज होने की वजह से। और बिलखुसूस जो दाखिली तौर पे जो उनके जो रिजर्व लोग हैं उनका जो एक यानी जो उनका सर्विस ज्वाइन करने का जो रिकॉर्ड है वो भी रोज बरोज उसमें कमी दिखाई। अच्छा, एक ऐसे वक्त में मंसूर साहब कि जब अमेरिका के इत्तेहादी उसका साथ नहीं दे रहे और पूरी दुनिया ये देख भी रही है, वो बड़े नाराज़ हैं नेटो से, यूरोपियन कंट्रीज से, अपने इत्तेहादियों से। यूएई के जो बयानात हैं वो बड़े हैरानकुन हैं। वो कहते हैं कि जी आपने ये झमेला ऐसे छोड़े बगैर नहीं जाना, इस जंग को पाया तकमील तक पहुंचाइए। और अमेरिकी अखबार तो ये भी दावा करें कि आबना हुर्मुज़ को बज़ोर ताकत अगर खुलवाया जाता है तो यूएई पूरी तरह साथ देगा अमेरिका का। तो ये क्या हिकमत अमली है? क्या वो जानते नहीं कि अगर अमेरिका यहाँ से चला गया, अभी तो वो मौजूद है, अपना कुछ नहीं कर पा रहे, अपने नुकसान को नहीं बचा पा रहे, अगर वो चला गया तो फिर यूएई किस तरह से सर्वाइव करेगा? देखिए जी, पूरे खलीज का जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, बुनियादी तौर पे तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ये खित्ते के दफा के लिए बनी थी। अब इनसे पूछा जाना चाहिए, वो जो आप बड़ी नसीम सहर और इस नौयत की बड़ी जंगी मशकें किया करते थे अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलकर इस इलाके में, उनका क्या हुआ? वो आपके क्यों काम नहीं आई? क्यों आपने अपने डिफेंस के लिए उन्हें मोबिलाइज नहीं किया? फिर इसी तरीके से अब जो आप नए हुर्मुज़ खुलवाने की बातें कर रहे हैं अमेरिका या इसराइल के साथ मिलके, आप तो अपने 3 जजीरे जो हैं, तनब कुबरा, तनब सोहरा और अबू मूसा, यूएई, वो तो ईरान से वापस नहीं ले सका, तो आप नए हुर्मुज़ उन्होंने खाक खुलवानी है। तो उनको तो अपनी मेरा हाल हकीकत मालूम होनी चाहिए कि वो जिस यानी एक बबल पर बैठे हैं और उस बबल की जो हवा इस वक्त निकलती जा रही है रोज बरोज, जब से ये जंग शुरू हुई है, जिस तरीके से वो पूरे का पूरा इस वक्त एक महसूर जिंदगी गुजार रहे हैं और हर रोज उनके ये मंसूर साहब, आपको ये यूएई की अपनी स्ट्रेटजी या प्लानिंग लगती है, या ये भी एक दबाव इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल की तरफ से अपने ताल्लुकात की बिना पर कि वो यूएई से ऐसे बयान दिलवाएं और एक जो फूट का तासुर है या जो आमने सामने लाने का एक मकसद है अरब दुनिया को, वो पूरा करवाया जा सके? इसमें कोई शक नहीं, यूएई और बहरीन इस वक्त इसराइल के कैंप में है और इसराइल के साथ उनके सफारती ताल्लुकात हैं। इस पूरी जंग के दौरान यानी आप देखिए कि एक इस्लामी मुल्क पर हमला हुआ, यानी उस पर इसराइल की मजम्मत भी नहीं की गई और उस हवाले से अपना ना कोई सफीर वापस बुलवाया गया, ना कोई ऐसा सफारती इकदाम किया गया जिससे उनकी नाराजगी शो हो। लेकिन अभी ईरानी तो हम देख रहे हैं कि सारी कंपनीज को दिवालिया कर दिया गया, उनके शहरियों को भी आने जाने की इजाजत नहीं, बेदखल कर दिया जी, उनके सफरा निकाल दिए गए। और जंग के दिनों में देखिए ये हमाकत डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो की कि उनकी क़यादत को एलिमिनेट कर दिया। हालांकि क़यादत को कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जाता, क्योंकि फाइनल तो आपने नेगोशिएशन सेटलमेंट उसी क़यादत के साथ करनी होती है। और यही हमाकत जो यूएई और दीगर ममालिक ने की कि सफ़ीरों को निकाला जा रहा है। इन्हीं सफ़ीरों के जरिए तो आपने राब्ते करने हैं, इन्हीं सफ़ीरों के जरिए तो आपने डिप्लोमेसी के चैनल खोलने हैं। जब आप उन्हें ही निकाल देंगे तो इसका मतलब है कि आप तो फिर जंग पर आमादा हैं और आप किसी सुलह या किसी माहदे के हवाले से आपका कोई मौक़िफ़ नहीं है। तो ये एक मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का जो एक बुनियादी उसूल है उसी की खिलाफ वर्जी है कि आप अपने यहाँ से इस नौयत के डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो बंद कर दीजिए। और ये बात आपकी ठीक है कि इस जंग के बाद अमेरिका ने तो यहाँ से चले जाना है, लेकिन ईरान यहीं पर रहेगा, यूएई भी यहीं पर रहेगा, तो अपने पड़ोसियों के साथ बना के रखना यकीनी तौर पे उनके फ़ायदे में रहेगा, उनके लिए साजगार रहेगा। बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मशरक़ वस्ता में जारी कशीद में जारी जारहियत और उनके जवाबी वार जारी हैं। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है इस जंग को ठंडा करने की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली या उनका गैर रिवायती जो अंदाज़ सियासत है वो आड़े आ रहा है और वो लगता है कि पूरी तरह से इस वक्त नेतन्याहू और इजराइल के काबू में है और इस जंग को रोकने के मूड में दिखाई नहीं देते। दीगर इश्यूज़ भी नाज़रीन जिस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
नाज़रीन वेलकम बैक। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आपनाए हुर्मज़ आलमी तवज्जो का इस वक्त मरकज़ बनी हुई है और दुनिया के तेल की तरसील का जो 20 से 30% है, चाहे वो LNG हो, LPG हो या फिर पेट्रोलियम मसनूआत हो, वो इसी रास्ते से गुजरता है। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी तो ये है कि गवादर पोर्ट को एक्टिवेट किया जाए, कराची पोर्ट को एक्टिवेट किया जाए, लेकिन बहरहाल जब तक ये जंग चल रही है इससे दुनिया मुतासर हुए बगैर रह नहीं पा रही। और जो आज सुबह होने वाला खिताब था डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो जंग रोकने की बात करेंगे, उन्होंने मजीद हमले तेज़ करने की बात की, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसमें मजीद बढ़ चुकी हैं। लेकिन अरब दुनिया का किरदार क्या रहा है अब तक, आगे क्या होना चाहिए, किससे वो तकिया किस पे किए बैठे थे, किससे उम्मीदें लगाए बैठे थे। और अगर आपने हुर्मस खुलवाया जाता है अमेरिका की तरफ से, तो अमेरिकी अखबार ये दावा कर रहे हैं कि UAE, दुबई या UAE की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से उनका साथ देगी और बज़ोर ताकत वो ईरान को एक तरफ करने में किरदार अदा करेंगे। जो अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करने की बातें हैं, जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, जो कंपेन्स चलाना है मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, बहुत से इल्ज़ामात और मुख्तलिफ़ प्रॉक्सीज़ को सूडान में, सोमालिया में और सऊदी अरब के साथ भी जो मामला UAE के चलते रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हमारे साथ मंसूर जाफ़िर साहब हैं, माहिर मशरक़ वस्ता अमूर, हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जंग में मज़ीद क्या कुछ होने वाला है। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त के लिए। एक तो ये कि जंग कब तक चलती देख रहे हैं आप, क्योंकि आपने एक लंबे अरसे तक इन मामलात के ऊपर नज़र रखी भी है और अभी भी आप देख रहे हैं जब से जंग शुरू हुई है। किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान, कोशिश कर रहा है, रशिया और चाइना के बयानात भी आ रहे हैं, लेकिन कोई भी मामला सुलझ नहीं पा रहा, क्योंकि जिस तरह की तबीयत है, जिस तरह की बयानात सामने आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो आज कुछ और बात करते हैं, अगले दिन भी नहीं, कुछ ही घंटों के बाद उनका अपना बयान दूसरे बयान से नहीं मिलता। तो ऐसे में मसाहलत की कोई कोशिश कामयाब होती आपको नज़र आ रही है? जी, जहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के सालिया खिताब का ताल्लुक है और उसके बाद हमारे जो पाकिस्तान की तरफ से जो मुज़ाकरात या मसालियत की कोशिशें हैं जी। उसके ज़िम्मन में जो पेशरफ्त है, मैं समझता हूँ वो तो अब बड़ी हद तक उसके मुतासर होने का अंदेशा इस लिहाज से है कि पाकिस्तान की तरफ से जो मुतालबा चीन के साथ मिलकर किया गया था वो एक सीज़ फायर का मुतालबा था कि कम से कम एक अगर मुज़ाकरात करने हैं, कोई माहिदा करना है, तो उसके लिए एक कंडीसिव इन्वायरमेंट ज़रूरी है और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब जंग का जो इस वक्त अलाव दहकाया गया है उसकी हिद्दत और शिद्दत को कम किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिताब में तो उन्होंने अपनी इस लायानी गुफ्तगू और बेरब्त किस्म की गुफ्तगू में मजीद चीज़ों को उलझाव का शिकार कर दिया है। जिन अमरीकी अवाम के नाम पर उन्होंने या जिनके टैक्स पेयर की मनी उन्होंने इस प्राइम टाइम के खिताब पर ज़ाया की है, वो इस वक्त उनसे ये पूछने में हक पे जाने पे है कि आप जिस आपनाए हुर्मुज़ को छोड़कर हमें अपने तेल के बड़े नवीदे सुना रहे हैं, तो हमारी तो यानी अमेरिका की और यूरोप की जो खाद है और उसके साथ साथ जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो भी इसी आपनाए हुर्मुज़ से होकर जाती हैं, वो कोई हवा से उड़कर नहीं चली जाती। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हकायक से बेखबर सदर हैं और उन्हें ज़मीनी हकायक का इल्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो रेटोरिक और नाराबाजी में यकीन रखते हैं और इस नौइयत की बातें करके वो दुनिया को पागल बना रहे हैं। वो बेसिकली अपना गुस्सा नेटो पे निकालना चाह रहे हैं कि नेटो के ममालिक को अगर जेट फ्यूल लेना है तो हमसे ले लें, अगर नहीं ले सकते तो जाके आप नया हुर्मुज़ खुलवा के ले लें। बुनियादी तौर पे उन्होंने अपने खित्ते में जो इत्तेहादी थे अरब दुनिया खास तौर पे उनको भी एक तरह डिच किया है, क्योंकि उन अरब दुनिया की तो लाइफ लाइन है ये सारे आज़माए हुर्मुज़ और यहीं से उनका सबसे ज्यादा तेल और गैस जो है कतर तकरीबन अपनी 30% गैस दुनिया को यहीं से भेजता है और इसी तरीके से उनके जो दीगर मार्केट्स हैं उनके लिए मुतबादिल रूट्स मौजूद है, लेकिन वो इतने वायबल नहीं है। और ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली हुसियों की तरफ से जो बाबुल मंदब वाला जो ऑप्शन है उसको भी हाईलाइट करके उन्होंने उसको भी गैर महफूज बना दिया है, क्योंकि अगर इस जंग के हालात यही रहे और इसको इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक एडवेंचरिज्म का निशाना बनाया जाता रहा, तो मैं समझता हूँ ये दुनिया इंतहाई गैर महफूज हो जाएगी और ख़ासतौर पर यह खित्ता तो ऑलरेडी इस वक्त एक बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन से दुचार है और जिन इत्तेहादियों को बचाने के लिए ये सारी कार्रवाई की गई, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने न सिर्फ उनकी पुष्ट को एक लिहाज से उनकी पुष्टि पानी छोड़ी है, बल्कि उन्होंने अमेरिका को भी पैगाम दे दिया कि हम तो इतने जोगे थे, हम यही कर सकते थे, अब अगली लड़ाई आपने खुद लड़नी है। हाँ, हम आपको असला और गोला बारूद जो है वो फराहम करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त इसराइली फौज की जो हालत है वो दुनिया से पोशीदा नहीं है कि जिस तरीके से वो फटीग का शिकार है कई महाजों पे इंगेज होने की वजह से और बिलखुसूस जो दाखिली तौर पे जो उनके
जो रिजर्व लोग हैं उनका जो एक यानी जो उनका सर्विस ज्वाइन करने का जो रिकॉर्ड है वो भी रोज बरोज उसमें कमी दिखाई। अच्छा, एक ऐसे वक्त में मंसूर साहब कि जब अमेरिका के इत्तेहादी उसका साथ नहीं दे रहे और पूरी दुनिया ये देख भी रही है, वो बड़े नाराज़ हैं नेटो से, यूरोपियन कंट्रीज से, अपने इत्तेहादियों से, यूएई के जो बयानात हैं वो बड़े हैरानकुन हैं। वो कहते हैं कि जी आपने झमेला ऐसे छोड़े बगैर नहीं जाना, इस जंग को पाए तकमील तक पहुंचाइए। और अमेरिकी अखबार तो ये भी दावा करें कि आपना हुर्मुज़ को बज़ोर ताकत अगर खुलवाया जाता है तो यूएई पूरी तरह साथ देगा अमेरिका का। तो ये क्या हिकमत अमली है? क्या वो जानते नहीं कि अगर अमेरिका यहाँ से चला गया, अभी तो वो मौजूद है, अपना कुछ नहीं कर पा रहे, अपने नुकसान को नहीं बचा पा रहे, अगर वो चला गया तो फिर यूएई किस तरह से सर्वाइव करेगा? देखिए जी, पूरे खलीज का जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, बुनियादी तौर पे तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ये खित्ते के दफा के लिए बनी थी। अब इनसे पूछा जाना चाहिए, वो जो आप बड़ी नसीम सहर और इस नौयत की बड़ी जंगी मशकें किया करते थे अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलकर इस इलाके में, उनका क्या हुआ? वो आपके क्यों काम नहीं आई? क्यों आपने अपने डिफेंस के लिए उन्हें मोबिलाइज नहीं किया? फिर इसी तरीके से अब जो आप नए हुर्मुज़ खुलवाने की बातें कर रहे हैं अमेरिका या इसराइल के साथ मिलके, आप तो अपने 3 जजीरे जो हैं, तनब कुबरा, तनब सोहरा और अबू मूसा, यूएई, वो तो ईरान से वापस नहीं ले सका, तो आप नए हुर्मुज़ उन्होंने खाक खुलवानी है। तो उनको तो अपनी मेरा ख्याल हकीकत मालूम होनी चाहिए कि वो जिस यानी एक बबल पर बैठे हैं और उस बबल की जो हवा इस वक्त निकलती जा रही है रोज बरोज, जब से ये जंग शुरू हुई है, जिस तरीके से वो पूरे का पूरा इस वक्त एक महसूर जिंदगी गुजार रहे हैं और हर रोज ये मंसूर साहब, आपको ये यूएई की अपनी स्ट्रेटजी या प्लानिंग लगती है, या ये भी एक दबाव इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल की तरफ से अपने ताल्लुकात की बिना पर कि वो यूएई से ऐसे बयान दिलवाएं और एक जो फूट का तासुर है या जो आमने सामने लाने का एक मकसद है अरब दुनिया को, वो पूरा करवाया जा सके? इसमें कोई शक नहीं, यूएई और बहरीन इस वक्त इसराइल के कैंप में है और इसराइल के साथ उनके सफारती ताल्लुकात हैं। इस पूरी जंग के दौरान यानी आप देखिए कि एक इस्लामी मुल्क पर हमला हुआ, यानी उस पर इसराइल की मजम्मत भी नहीं की गई और उस हवाले से अपना ना कोई सफीर वापस बुलवाया गया, ना कोई ऐसा सफारती इक़दाम किया गया जिससे उनकी नाराजगी शो हो। लेकिन अभी ईरानी तो हम देख रहे हैं कि सारी कंपनीज को दिवालिया कर दिया गया, उनके शहरियों को भी आने जाने की इजाज़त नहीं, बेदखल कर दिया जी, उनके सफरा निकाल दिए गए। और जंग के दिनों में देखिए ये हमाकत डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो की कि उनकी क़यादत को एलिमिनेट कर दिया। हालांकि क़यादत को कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जाता, क्योंकि फाइनल तो आपने निगोशिएशन सेटलमेंट उसी क़यादत के साथ करनी होती है। और यही हमाकत जो यूएई और दीगर ममालिक ने की कि सफ़ीरों को निकाला जा रहा है। इन्हीं सफ़ीरों के जरिए तो आपने राब्ते करने हैं, इन्हीं सफ़ीरों के जरिए तो आपने डिप्लोमेसी के चैनल खोलने हैं। जब आप उन्हें ही निकाल देंगे तो इसका मतलब है कि आप तो फिर जंग पर आमादा है और आप किसी सुलह या किसी माहदे के हवाले से आपका कोई मौक़िफ़ नहीं है। तो ये एक मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का जो एक बुनियादी उसूल है उसी की खिलाफ वर्जी है कि आप अपने यहाँ से इस नौयत के डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो बंद कर दीजिए। और ये बात आपकी ठीक है कि इस जंग के बाद अमेरिका ने तो यहाँ से चले जाना है, लेकिन ईरान यहीं पर रहेगा, यूएई भी यहीं पर रहेगा, तो अपने पड़ोसियों के साथ बना के रखना यकीनी तौर पे उनके फ़ायदे में रहेगा, उनके लिए साजगार रहेगा। बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मशरक़ वस्ता में जारी कशीद में जारी जारहियत और उनके जवाबी वार जारी हैं। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है इस जंग को ठंडा करने की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली या उनका गैर रिवायती जो अंदाज़ सियासत है वो आड़े आ रहा है और वो लगता है कि पूरी तरह से इस वक्त नेतन्याहू और इजराइल के काबू में है और इस जंग को रोकने के मूड में दिखाई नहीं देते। दीगर इशूज़ भी नाज़रीन जिस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। और लाहौर के बाद कराची का मौसम भी सुहाना हो चुका है। शहर कायद में मौसम ने करवट बदली है और इस बार हमें खुश होना चाहिए कि महकमा मौसमियात की पेशगोई सही साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि जी 2 अप्रैल से मगरबी हवाओं का या बारिशों का सिस्टम दाखिल होगा बलूचिस्तान के रास्ते, ये सिंध को भी इफेक्ट करेगा और फिर पंजाब में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। तो कराची का मौसम इस वक्त कैसा है और उसके लिए इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आ जाता है, फिर ज़्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। तो रबिया खान हमारे साथ मौजूद है। रबिया, कैसा वेदर है इस वक्त कराची का? शहरी कितना एंजॉय कर रहे हैं और क्या इतनी बारिश तो नहीं हो गई कि मामलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हो?
जी बिल्कुल, कराची के अगर मौसम की बात करें तो मौसम खासा खुशगवार है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुरमई बादल छाए हुए हैं। अब जो है वो ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। सुबह सवेरे हमने देखा कि हब्स की सी सूरत हाल थी, लेकिन अब से कुछ देर कबल जो है वो गरज चमक के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई और जिसके बाद जो है वो हवाओं का आगाज़ हो गया है। तो मौसम खासा खुशगवार है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं अलीमा, तो यहाँ आप मेरे अकब में जो है वो मंजर देख सकते हैं। इस वक्त भी सुरमई बादल जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छाए हुए और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगा और इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इंतजामात के हवाले से ये है कि जो ज़िला इंतजामिया है उन्होंने तमाम तर इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो रेन एमरजेंसी कैंप भी जो है वो लगा दिए गए हैं और मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची का भी यही कहना है कि तमाम तर इंतजामात जो है वो मुकम्मल हैं। लेकिन जो है वो दावे तो किए गए हैं, बारिश जब तेज़ होगी उसके बाद ही मालूम होगा कि कितने इंतजामात जो है वो कारामद साबित हुए हैं। ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सुबह के औकात में ज़्यादा बारिश का इम्कान नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 25 से 30 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अलबत्ता शाम के औकात में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए रबिया के वेदर फोकास्ट क्या है, कब तक ये सिस्टम मौजूद रहेगा, कराची में कितनी बारिश हो सकती है? और जो हम देख रहे थे कि लाहौर में भी बारिशों से पहले गर्मी की फीलिंग आने लग गई थी, तो इससे टेम्परेचर कितना डाउन हुआ है, शहरी कितना सुख का सांस ले रहे हैं बारिशों की वजह से, बादलों की वजह से? शहरी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं बारिश को। आज हमने देखा कि पार्क में भी मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से ही जो है ना लोग पहुंचना शुरू हो गए थे ताकि बारिश को और बरसती बूंदों को जो है वो इंजॉय किया जा सके। फोरकास्ट की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है वो आज गुज़िश्ता रात जो है वो कराची में दाखिल हुआ है और इसका सिलसिला आज रात तक जो है वो देर तक कराची पर मौजूद रहेगा, जिसके तहत वक्फे वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। अलबत्ता कल जो है वो कराची में कोई तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है, मतलब जुज़वी तौर पर अब आलूद रहेगा, हल्के बादल जो है वो छाए रहेंगे। दर्जा हरारत में भी कमी का इम्कान है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है और दर्जा हरारत तकरीबन जो मौजूदा है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज में जो दिन का दर्जा हरारत है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। जी 30 से 32 डिग्री तक रहेगा, जो कि कराची की हवाओं के साथ बहुत ही प्लेजेंट वेदर लगता है और ये बहुत ही रिलीफिंग होगा। बहुत शुक्रिया। रबिया खान हमारे साथ कराची से मौजूद थी और महकमा मौसमियात की फोकास्ट भी यही थी नाज़रीन, जिसने हमने आपको बताया कि 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक ये मगरबी हवाओं का और बारिशों का सिस्टम पाकिस्तान में रहेगा। मुख्तलिफ सूबों में एंट्री होगी, बलूचिस्तान से फिर ये पंजाब में भी और सिंध में भी मुख्तलिफ इलाकों में इसके असरात देखे जाएंगे। तो एहतियात बरतिए और अगर आपको मौसम इंजॉय भी करना है तो एहतियात के दामन को हाथ से जाने ना दीजिए। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला ही होगा, इसमें बाज़ जगहों पे यालाबारी भी हो सकती है। शदीद बारिश में हम देख रहे हैं कि कराची में बहुत सी जगहों पे, जिस तरह रबिया बता रही थी कि इस वक्त भी सुरमई बादल जो हैं कराची की फ़ज़ाओं में देखे जा सकते हैं। और वो ये भी बता रही थी कि इस बार भी इंतज़ामिया की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जी हमारी तैयारी पूरी है और किसी किस्म का रखना नहीं डलेगा मामलात ज़िंदगी में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की तैयारी बाकी तमाम शहरों में जहाँ जहाँ बारिशें मुतवक्के हैं वहाँ पर देखी जा सकेगी। तो आगे की फोकास्ट क्या है, अगला जो सिस्टम है वो कब दाखिल होगा, इससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे महकमा मौसमियात की फोकास्ट से। अभी एक ब्रेक लेते हैं, बहुत से हम इशूज़ हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी एक मामला जो कि दरपेश है, हर घर की ज़रूरत है, हर बच्चे की ज़रूरत है, दूध एक बुनियादी ग़िज़ा। और हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की, डीज़ल की कीमतें, गैस की, बिजली की कीमतें बढ़ने के बाद अब दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ख़ास तौर पे कराची में 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया है और अब इसकी नई कीमत हो चुकी है जनाब 240 रुपये फ़ी लीटर। तो इस इजाफे को शहरियों ने तो मुस्तरद कर दिया है, लेकिन क्या हुकूमत अब इस इजाफे को वापस करवा पाएगी? ये मौक़िफ़ जानते हैं। शाकिर उमर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी सदर हैं कराची के डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के। आपको खुशामदीद कहेंगे शाकिर साहब। ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि अभी तो हुकूमत भी बहुत सी सब्सिडीज़ दे रही है और मुमकिन तौर पे इस जंग को रुकने में भी शायद कुछ और वक्त लग जाए। तो क्या इसी तरह से अगर ये जंग चलती रही इजाफा भी होता रहेगा? असल में जी सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि कीमतों के पीछे जंग नहीं है। दूध की कीमत के पीछे लागत है वो 1 साल पहले बढ़। अच्छा, शाकिर साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? और पेट्रोल की कीमतें, जी हाँ मुझे आ रही है। जी, पेट्रोल की कीमत बढ़ने का इम्पैक्ट आया वो 55 रुपए लीटर का आया है। और जब से
वो 55 रुपए लीटर से दूध की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर का इजाफा बनता है। तो 70 रुपए लीटर पहले हमारा रेट कम था और 30 रुपए लीटर, ये तो 100 रुपए लीटर का फर्क है दूध कीमतों में। और कमीशन कराची ने सिर्फ 20 रुपए दिए हैं। तो हमने अब ये दूध की कीमतें मुस्तरद कर दी। 2 महीने बाद दूध की कीमतें फिर दोबारा जी। 2 महीने बाद आप बता रहे हैं कि दूध की कीमत में मजीद इजाफा किया जाएगा? जी, अब 2 महीने के बाद मजीद 70 रुपए लीटर का इजाफा हम मांग रहे हैं। अच्छा, और यानी कि ये 70 रुपये इजाफे के बाद लगभग कितनी कीमत हो जाएगी? 310 रुपये फी लीटर, ऐसे ही है? जी हाँ, 300 रुपए आप समझे। वैसे हमारा मुतालबा है 320 रुपए लीटर का, पर सारिफ की मुश्किलात को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम एक मोहतात इजाफा मांग रहे हैं जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक है। ठीक है। और अगर ये अवाम को देखा जाए, वो तो दुआइयाँ दे रहे हैं, अवाम की आमदनी में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा, और बल्कि उनके ऊपर तो ये पेट्रोल का, बिजली का, डीजल का इजाफी बोझ ही पड़ा है। तो जब सारा तबका ही, पूरी आवाम ही बर्दाश्त कर रही है इन मसाइल को, तो ये जो डेयरी फार्मर्स हैं वो अपना मनमाना इजाफा करते रहेंगे, वो भी आवाम के ऊपर इसी तरह से बोझ डाल देंगे, तो फिर कैसे चलेगा? आपको तो चाहिए कि आप हुकूमत के साथ निगोशिएट करें, वो आपको कुछ शायद सब्सिडी दें, आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें सस्ता किया जाए, ना कि आवाम पे सारा बोझ डाल दिया जाए। ये जो इजाफा है ये डेयरी फार्मर्स ने नहीं किया, ये कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन किया है। और मैं आपको बता दूं, जो इंतजामिया ने नोटिफिकेशन किया वो फार्मर्स उसमें सरवाइव नहीं कर सकता। तो यकीनन 2 महीने के बाद हम दूध की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालबा भी किया, इस रेट को हमने मुस्तरद भी कर दिया। तो दूध की कीमतों में मजीद इजाफा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 240 रुपये को आपने मुस्तरद कर दिया है, आवाम ने तो पहले ही मुस्तरद किया हुआ है, लेकिन फिर आपके जो सेल्स हैं उस पर कोई फ़र्क पड़ता है या उसी तरह से ख़रीदारी जारी रहती है आवाम की तरफ से, अगर रेट बढ़ भी जाए तो? असल में जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। और कुव्वत खरीद के खत्म होने से जिस घर में 2 लीटर दूध जा रहा था उसमें यकीनन अब 1 लीटर ही जा रहा है। तो यकीनन बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हो रहे हैं। और इस बात का सोचना बनता है हुकूमत वक्त का, उन्हें चाहिए कि वो डेयरी फार्मर्स को सब्सिडी दें, अपने लोगों को सस्ता दूध फराहम करें। और आप ये जानते हैं कि हुकूमत वक्त ने मजबूरी के नाम पे, माशी इस्तेहकाम के नाम पे 55 रुपए फी लीटर का बम, पेट्रोलियम का बम गिराया अवामुन्नास पे। तो यकीनन डेयरी फार्मर्स का भी पूरा हक है कि वो दूध की कीमतों में अपने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक मुतालबा करें। और यकीनन अगर ये इजाफा नहीं करेंगे तो हम इसको ऐलान करेंगे 2 महीने। अच्छा, आप ये बता रहे हैं शाकिर साहब कि जो अभी इतनी अशद ज़रूरत पड़ गई है, ये आखिरी वजह यही बनी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा जो है वो नागुज़ीर हो चुका है आपकी कीमतों में इजाफे के लिए, ऐसे ही है? असल में जी अभी तो जो पेट्रोलियम का इम्पैक्ट आया है ना दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में, वो इजाफा भी पूरा नहीं दिया गया, सिर्फ 20 रुपए लीटर दिया गया। और डेयरी फार्मर्स को 15 रुपए दिए गए, 5 रुपए होलसेलर और रिटेलर्स को दे दिए गए। तो हमारा जो इजाफा है जो 70 रुपए लीटर का था वो तो एज इट इज अपनी जगह पे खड़ा है। तो यकीनन ये ज्यादती है डेयरी फार्मर्स के साथ। डेयरी फार्मर्स कह रहे हैं उनके साथ ज्यादती है, अवाम अपनी दुहाई दे रही हैं, वो 20 रुपये इजाफे को मुस्तरद कर रहे हैं। और जो सदर हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के शाकिर उमर गुजर साहब, उन्होंने एक और ज़रूरत है सरप्राइज़ तैयार बैठे हैं लेके। वो कह रहे हैं कि 70 रुपये का मज़ीद इजाफा अगले 2 महीने में कर दिया जाएगा। तो लम्हा फ़िक्रिया है 320 रुपये फ़ी लीटर अगर कीमत होगी तो अवाम कहाँ जाएंगे, बच्चे किस तरह से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर पाएंगे, और जो मुतवसत तबका है वो कहाँ पे इंसाफ तलाश करेगा, किससे इंसाफ मांगेगा। ये सवाल छोड़े जाते हैं हुकूमत सिंध के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया, शाकिर उमर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और तेल की कीमतें बढ़ने से ये तो था, अभी आगाज़ है, बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और ये सिलसिला कहाँ पर जाकर रुकेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिस पे जितनी भी बात कर ली जाए वो कम है। हम जानते हैं कि PSL चल रहा है और पूरे आबूताब के साथ मैचेस हो रहे हैं। PSL 11 में हैदराबाद किंग्स जीत का खाता ना खोल सकी, महंगी तरीन टीम है, और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हुआ क्या है, क्या टीम कॉम्बिनेशन बैलेंस नहीं है, क्या कप्तानी के मसाइल हैं,
या कंडीशंस ऐसी हैं या तमाशाई नहीं है इस वजह से, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर बाकी टीम्स भी तो जीत रही हैं। मामला असल में है क्या, और भी कुछ इशूज़ हैं जिस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ इमरान साहब, हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आपको वेलकम करेंगे हाफिज़ साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या वजह है हैदराबाद किंग्समैन इतनी महंगी टीम और उनकी कॉम्बिनेशन पे, उनकी सिलेक्शन पे सवाल उठ रहे थे, लेकिन अभी तक एक भी मैच ना जीत पाना, वजूहात क्या है? बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर आपके सब देखने वालों को भी। एक तो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है कि इनकी बॉलिंग खासी कमज़ोर है। और ये कल जो उन्होंने 225 किए हैं, ये तो लगता है कि ये 325 भी इनके खिलाफ अगर कोई टीम अगर ये कर लेंगे किसी के खिलाफ, तो कोई भी टीम इनके खिलाफ वो हदफ भी हासिल कर सकती है, क्योंकि जितनी कमज़ोर बॉलिंग इनकी है। 325 ये एक मिसाल के तौर पर है, लेकिन ये 250 पौने 300 भी कर लिया ना, तो ये वो भी करवा सकते हैं। अच्छा। तो इनकी बॉलिंग में कोई जान नज़र नहीं आती है। मतलब जहाँ पर लबुशेन खुद 2-2, 3-3, 4-4 ओवर करने बैठ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपको वाज़े तौर पर नज़र आ जाता है और समझ आ जाती है कि उसकी बॉलिंग में कितनी कमज़ोरियाँ। मोहम्मद अली पिचेस उनको कुछ अच्छी मिलेंगी बॉलिंग के लिए, जहाँ पे सीम स्विंग हो रहा होगा या बॉल थोड़ा सा फंस रहा होगा, तो वो वहाँ पर मौसर हो सकते हैं। लेकिन अक्कू पिचेस के ऊपर उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो T20 क्रिकेट में अपनी टीम के लिए वो बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा कर सकेंगे। ठिकशाना से उनको उम्मीदें हैं, लेकिन वो चार्ज हो रहे हैं शुरू के ओवर्स में, उनके बस में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो कोई भी एक ठिकशाना या एक आध और बॉलर है जो कि आप उसको T20 का बॉलर कह सकते हैं या निस्बतन बेहतर बॉलर कह सकते हैं। तो 2 या 2.5 बॉलर्स के साथ अगर आप ये समझें कि आप 20 ओवर्स गुजार सकते हैं अच्छे, वो तो फिर मुश्किल होगा इनके लिए। बॉलिंग कॉम्बिनेशन इनका ठीक नहीं है। फिर बैटिंग में अगर आप देखते हैं, कल शर्जील खान को मौका मिला, वो मिडिल ऑर्डर में आए, तो 2-3 साल के बाद वो आए हैं PSL खेलने के लिए। फिजिकली वो निस्बतन बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं, जो कि खुशाइन चीज़ है। फिर मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से उन्होंने कल रन्स किए हैं, तो उनका अच्छा कमबैक हुआ है। मास सदाकत उनकी तरफ हैं बैटिंग में, साइम अयूब हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से इनफरादी तौर पर। लेकिन अगर आप एक टीम की हैसियत से देखते हैं, तो वहाँ पर भी लबुशेन नंबर 3 पर जब खेलेंगे, तो फिर आपका बैटिंग कॉम्बिनेशन भी उससे मुतासर होगा। बैटिंग कॉम्बिनेशन भी मुतासर होगा। और हाफिज़ साहब, जिस तरह से आप बॉलिंग की भी बात कर रहे हैं, बैटिंग के भी मसाइल हैं, तो क्या वक्त कम मिला है इनको सिलेक्शन के लिए, या फिर इनकी चॉइस ही ऐसी थी जो काफ़ी उसमें मसाइल दिखाई दे रहे हैं? साथ में अब साहिबजादा फरहान की नाकाबिल शिकस्त जो सेंचुरी थी, उसने कितना अहम किरदार अदा किया मुल्तान की फतह में? देखें, ये तो कोई उज़र नहीं है कि वक्त कम मिला है। टॉप प्रोफेशनल्स का यही एक खासियत यही होती है कि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में रिस्पॉन्ड करते हैं अपने कम वक्त में, या जो भी उनको टारगेट मिलता है या उनके सामने होता है। अब क्या वक्त कम मिलने का ये मतलब तो नहीं है कि आप लबुशेन को रख लें। वक्त कम मिलने का ये मतलब तो नहीं है कि आपको पूरी दुनिया में फास्ट बॉलर ही नजर ना आए जिसको आपने अपने कॉम्बिनेशन में शामिल करना है। वक्त कम मिलने का ये मतलब तो नहीं है कि लबुशेन आपको नंबर 3 पर नजर आना शुरू हो जाए और आप उसको कप्तान बना दें। ये तो वक्त की कमी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक सोच का ताल्लुक जरूर इससे नजर आता है कि आप समझते हैं कि इसी को होना चाहिए और आप उसको रख लेते हैं। जहाँ तक ताल्लुक साहिबजादा फरहान का, देखिए वो बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। एशिया कप 2025 से लेकर अब तक उन्होंने बहुत शानदार क्रिकेट खेली है। 9वीं सेंचुरी का गालिबन उन्होंने स्कोर किया है अपनी T20 फॉर्मेट में। तो वो बहुत खुशाइंद है उनकी कारकर्दगी, लेकिन बहुत खुशाइंद है उनकी कारकर्दगी उनकी ज़ाती हैसियत में। वो वर्ल्ड कप में भी 2 सेंचुरियाँ स्कोर करके आए थे, टॉप स्कोरर रहे। वर्ल्ड कप 2026 के भी गो के पाकिस्तान की टीम उसमें कहीं पर नजर नहीं आई, लेकिन साहिबजादा फरहान जरूर अपनी जगह पर नजर आए और अपनी ज़ाती कारकर्दगी। और अभी जो ICC रैंकिंग है उसमें भी तीसरे नंबर पर हैं। जी बिल्कुल, तो उनकी ज़ाती कारकर्दगी की हैसियत से तो चीज़ें अच्छी हैं। उन्होंने अपनी बैटिंग पर काम किया है, अपनी फिजिकली फिट हैं, बैटिंग के एतबार से जिस फिटनेस की उनको ज़रूरत है वो उसमें बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं। तो खुशाइंद है कि साहिबजादा फरहान पाकिस्तान सुपर लीग में भी रन्स कर रहे हैं। अगर शायकीन होते तो डेफिनेटली वो उनकी इस बैटिंग को एंजॉय करते। जी अच्छा, अगले मैचेस को लेकर क्या तवक्को है? कौन सी टीम लीड करती हुई दिखाई दे रही है? कराची टॉप पे है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या वाकई में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है या बाकी टीम्स की तैयारी कोई अच्छी नहीं है, इतनी खास नहीं है? देखें, अभी इब्तदाई मैचेस हैं, 1-1, 2-2 मैचेस हैं टीमों ने खेले ज़्यादातर। बाद औक़ात ऐसा होता है कि 4-5 मैचेस के बाद कुछ तब्दीलियाँ होती हैं और टीम की कारकर्दगी नीचे भी गिर जाती है। कराची बेहतर खेलते हुए आ रहे हैं और अब जैसे जैसे आगे खेलेंगे, अब चूँकि यहाँ पर मैचेस लाहौर में काफ़ी हुए हैं, पिच का भी कुछ मसला आ जाता है। कराची में जाएंगे, कराची में पिचेस कैसे होते हैं, वहाँ पर किस तरीके से
टीमें रिस्पॉन्ड करती बिल्कुल। हैं, कोई कंडीशन Conditions फर्क change आता है या होंगी। नहीं आता, सरफेस का अगर अगर सरफेस का फर्क आएगा तो डेफिनेटली आपको अपने कॉम्बिनेशन को ठीक करना पड़ेगा ना। कुछ आप बॉलर कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, बैट्समैन कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, तो चीजें बदलती हैं। आने वाले मैचेस में जब मैचेस होंगे तो बात ज्यादा बेहतर अंदाज में की सकती बिल्कुल जा ठीक है, सकती है, जरा लेकिन अभी पिक्चर तक जो क्लियर हो लो जाएगी। स्कोरिंग मैच हुआ था लाहौर और कराची का, जो लो स्कोरिंग मैच हुआ था, जी। डेफिनेटली बहुत कुछ आपको टीम मैनेजमेंट को सीखने के लिए देता है कि आपको किन किन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है और आपको करनी चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाफिज़ साहब, आपसे बात नहीं हो पाई हमारी, कुछ सज़ाएं हुई हैं, कुछ डिसिप्लिनरी मामला थे। एक तो शाहीन शाह जो मेहमान आ गए थे, हमने देखा कि उनको आने की इजाज़त दी, गार्ड्स के साथ कुछ खींचातानी हुई। उसके बाद फ़खर जमान बॉल टेम्परिंग वाला मामला, बॉल टेम्परिंग पर उनको 2 मैचेस से हटाया गया, उनकी तरफ से अपील दायर की गई है। और तीसरा जो मामला था वो ट्वीट वाला मामला था, नसीम शाह की तरफ से कंट्रोवर्शियल ट्वीट का हो जाना, फिर उसका डिलीट हो जाना, फिर माजरत होना, लेकिन फिर 2 करोड़ का जुर्माना हो जाना। ज़रा बारी बारी थोड़ा सा तजिया कीजिएगा, ये जुर्माने ज़रूरी हैं क्योंकि हम परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात करते हैं तो काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस नहीं हमारे प्लेयर्स की, डिसिप्लिन में भी नहीं है, तो एटलीस्ट इनके ऊपर जुर्माने होंगे तो परफॉर्मेंस की भी तवक्को कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नाजायज़ किया गया, कुछ ज़्यादा हो गया? देखें, एक बात तो यह है कि बदइंतज़ामी भी है और गिरफ्त भी कमज़ोर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खिलाड़ियों पर या मामलात पर, तो ये एक तो उस चीज़ की निशानी करती है। और जितने दिन अभी तक गुजरे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, उस लिहाज से तनाज़ात सामने आए, यानी कि एक एक दिन में ऐसा भी खुशकिस्मती है कि मीडिया की और क्रिकेट की बदकिस्मती है कि 2-2 तनाज़ात भी सामने आए। मतलब पहले दिन से ही शुरू हो जाएं, गेंद का पिंक हो जाना, फिर क्राउड में कुछ लोगों का मौजूद होना और उसके ऊपर सवालात उठने, फिर नसीम शाह का उसी इफ्तिताही मैच के ऊपर ट्वीट का आ जाना और फिर उसको डिलीट हो जाना, माजद का आना, रवैया आना, हसन अली पर जुर्माना हो जाना, नसीम शाह पर जुर्माना हो जी जाना। हाँ। तो इसके साथ ये सिक्योरिटी हिसार जिसका कहा गया, PS पंजाब पुलिस की तरफ से एक मरासला चला जाना, समीन राना का उसके ऊपर मौक़िफ़ आना, सिकंदर रज़ा का उसके बारे में बात ये करना, मिसमैनेजमेंट है, ये क्या हुआ क्या? एकदम से जैसे ही शुरू हुआ है इवेंट, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज ने जन्म ले लिया। ये तो ऐसे लगता है ना कि जैसे आज़ाद हैं, कोई कानून ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई पूछने जिसका वाला जो दिल कर रहा है वो करता जा रहा है और कंट्रोल और गिरफ्त तो किसी तरीके से नजर आती नहीं है। नसीम शाह वाले मामले में देखिए, लोगों ने उसको मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ सोच है उस बारे में लोगों की, लेकिन एक जो सबसे अहम बात है, कुछ स्टेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ जो क्रिकेट मैचेस हैं या स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, उनके कुछ तकारीब के कुछ रिवायात हैं, कुछ आदाब हैं, उनको आपको हर हाल में मलूज़ खातिर रखना है। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के बारे में आप ऐसी बात करते हैं, इवन आप फर्ज कर लें कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला किसी के बारे में भी कर देते हैं। और एक चीज़ वो कह रहे हैं कि जी मेरे मैनेजर ने कर दिया, जो मीडिया हैंडल करते हैं, तो ये जस्टिफाइड है, ये उज़र ठीक है, काबिल कबूल है? मैनेजर कर दे, देखें मेरी गाड़ी अगर कोई और चला रहा है ना, तो गाड़ी तो मेरी है ना, ठीक है। मैनेजर कर दे या वो कर दे, प्लेटफॉर्म उनका इस्तेमाल हुआ ना, तो जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आयद होती है, उन्हीं के ऊपर आयद होती है। और अगर मैनेजर भी कर दे तो मैनेजर को इतना इख्तियार क्यों दिया जाता है, ये इतना इख्तियार क्यों है उसके पास कि वो आपकी जाती चीजों को इस अंदाज से इस्तेमाल कर दे कि आपके करियर का ही बेड़ा गर्क करने के ऊपर चल पड़े। तो ये खिलाड़ियों को, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, इनको अपनी डिजिटल, अच्छा ये करियर की आपने बात की, ये खदशा तो बहरहाल मौजूद हैं कि क्या अब उनका करियर भी मुतासर हो सकता है, उसके ऊपर भी सवालिया निशानात मंडलाते रहेंगे अगर वो 2 करोड़ हर्जाना अदा भी कर दें, तब भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, परफॉर्म करते रहे ना, ये PSL में परफॉर्म करें, पहले मैच में तो उनको रन हुए, परफॉर्मेंसेस करें जहां जहां उनको मौका मिलता है। इतना आसान नहीं होता और ना किसी का किसी एक गलती की वजह से करियर खत्म होना चाहिए, ठीक है। जो उन्होंने गलती की है उसको उसी की सजा मिलनी चाहिए। एक काम के एक गलती की 2 सजाएं किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, ये जो एक सजा है 2 करोड़ की, ये कुछ ज्यादा हो गया या ये भी जस्टिफाइड है आपके ख्याल में? इतना ये डिबेटेबल है ना, ये डिबेटेबल है। मतलब सजा तो सजा ही होती है ना। अगर आप अदालत चले जाएंगे, आपको 50 पैसे का भी जुर्माना हो जाए या 1 रुपए का भी जुर्माना हो जाए, तो आपकी उसमें तो लिखा जाएगा ना कि इनको अदालत ने जुर्माना या सजा की हुई है, ठीक है। ये डिबेटेबल है ना कि आप कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, 10 लाख करते हैं, 20 लाख करते हैं, ये डिबेटेबल है, ठीक है। तो वो उन्होंने जितनी भी की है, जिसको हुई है, अगर उसको लगता है कि ठीक है, अगर उसको लगता है कि ये ज्यादा, तो ट्वीट कर दे उसके ऊपर भी ट्वीट कर दे कि मुझे सजा ज्यादा सुनाएगी। ये डिबेटेबल है, इसको कम भी कर सकते हैं, इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन असल मामला कोड ऑफ कंडक्ट है, डिसिप्लिन है, उसके ऊपर आपको ठीक रहना है। असल मामला आपकी परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर आपको ठीक रहना है।
और आपको जो कुछ प्रोटोकॉल्स और आदाब जिनका मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो खिलाड़ियों को डेफिनेटली मलूज़े खातिर यकीनी तौर पर रखने चाहिए और उनको किसी अच्छा, भी थोड़ा सा ये सियासी जमात का या फखर सियासी सोच का जुनैद साहब एक मिनट, किसी भी सियासी सोच का या जमात का झंडा उठाकर नहीं चलना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक बात पाकिस्तान की जो मान के करते हैं, उनको पाकिस्तानियत को फरोग देना चाहिए। उनको किसी भी सियासी जमात की तारीफ में, तनकीद में नहीं जाना चाहिए। ये खेल इस कौम को मुत्तहिद करता है, तो उनको तफरीक और तकसीम सोच को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, उनको इत्तेहाद की सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। जहां तक बिल्कुल ठीक ताल्लुक बात बॉल है। टेम्परिंग है, वो अदालत में वो चले गए अपील में, इसको ज्यादा बेहतर अंदाज में डील किया जाना चाहिए। ये राय है कि अगर फखर ने किया तो क्या अकेला फखर था, और बॉल तो बोर्ड को भी लग रहा है, बॉल कंक्रीट के ऊपर जाकर भी लग रहा है, लोहे के जंगलों पे लग रहा है, बॉल कहाँ पर खराब हो रहा है। तो ये इसमें बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए, मेरिट है और इसमें बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। अगर किसी ने बॉल टेम्परिंग की है, उस स्पिरिट में की है कि जिससे उसको फायदा हो सकता है और दूसरी टीम को नुकसान हो सकता है, डिसिप्लिन वायलेट हुआ है, तो उसको जरूर उसकी सजा मिलनी चाहिए। जहां तक ताल्लुक इसके अलावा एक और तनाज़े का सिक्योरिटी ब्रीच का है, आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ये क्यों इन इंतजामात को इस अंदाज से नहीं किया कि गलती ना हो, ठीक है। और खिलाड़ी, जब आप प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, तो सिकंदर रजा के उस अमल के बाद जो उन्होंने शाहीन को कहा कि मेरे प्लेयर्स को, मेरे मेहमानों को मेरे कमरे में जाना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको बाद में इजाजत क्यों दी है? जब आपने एक कानून पहले बनाया था, फर्ज करते हैं, तो उसको क्यों आपने बदला है? इसका मतलब ये कि पहला कानून गलत था ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्लीम किया ना उसको, कि जब सिकंदर रजा ने ट्वीट किया कि मेरे मेहमानों को आने के कमरे में या फैमिली के लोगों को आने की इजाजत दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि पहला जो कानून बनाया गया था वो गलत था। शाहिनशाह अफरीदी को 10 लाख का जुर्माना हो गया, काम तो किया सिकंदर रजा ने, ठीक है जी। तो इसलिए ये सारी बदइंतजामी है और ये सारे के सारे जो मनफी खबरें हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। दुनिया में आपका नाम अच्छे अंदाज में नहीं जाता है। और जैसे अभी आप दूध वाले साहब से बात कर रहे थे, उनको सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। वो काली काली एनकों वाले आ जाते हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं पीसीबी के, उनके ख्याल में मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, क्रिकेट खराब चल रही है। आपसे ना छक्के लगते हैं, ना आपसे छक्के रुकते हैं, परफॉर्मेंसेस देखें अपनी। तो खेल के मैदान में कारकर्दगी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। खेल के मैदान में उस मयार को बुलंद करने की ज़रूरत है जिसकी पाकिस्तान की क्रिकेट को इस वक्त बड़ी शिद्दत के साथ ज़रूरत महसूस हो रही है। हाईएस्ट लेवल पर आप अपनी परफॉर्मेंसेस देखें, और ये जो जिस तरह हैदराबाद किंग्स से आपने शुरू किया है, अगर इस बॉलिंग के खिलाफ रन्स करके आप ये कहेंगे, आप ये सोचेंगे कि आपको इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ इस तरह की बॉलिंग मिलेगी और आप वहीं पर उतने आज़ादाना रन्स बनाएंगे, तो ये फिर आप उस जन्नत में रहते हैं जिसको लोग अच्छे अंदाज में याद नहीं करते, यानी कि वो पहला लफ्ज़ मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, एहतियाती तौर पर नहीं करता उसको इस्तेमाल। इसलिए ये समझने वाले मामले को बेहतर समझ जाए, नहीं समझ जाए। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे। और ये बात ठीक है कि चाहे वो प्लेयर्स, वो आर्टिस्ट हों, उनको किसी जमात का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। डिसिप्लिन की पाबंदी सब पर लाजिम है और पीसीबी को भी सोचना होगा कि कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनकी वजह से ये सारी ख़राबियाँ पैदा हुई हैं और इससे अल्टीमेटली आपकी क्रिकेट की, आपके मुल्क की बदनामी होती है। और ये तो हमारा अपना इवेंट है, अगर यही सिलसिला किसी इंटरनेशनल इवेंट पे हुआ होता तो बदनामी का जो लेवल था, जो बोझ होता, वो इससे कई गुना ज़्यादा होता। तो ये अच्छा है, हमारे प्लेयर्स को सीखना चाहिए इन सज़ाओं से। मकसद यही है कि सबको कायदे में लाया जाए, डिसिप्लिन में लाया जाए, ताकि आइंदा ऐसी गलती किसी से सरजद होने की गुंजाइश कम से कम हो। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी बहुत से आम इश्यूज़ हैं जिसे शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सोने की कीमतें हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव का सिलसिला इसमें जारी है। और डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है, दूसरा बयान देते हैं तो मार्केट नीचे आ जाती है। तो आखिर ये हो क्या रहा है, कहाँ पर जाके ये सिलसिला रुकेगा? और तारीख की सबसे बड़ी गिरावट हमने देखी है। कहा जा रहा है कि गुज़श्ता 40 सालों में, 50 सालों में इतनी बड़ी गिरावट सोने में देखी नहीं जाती। लेकिन एक बार फिर से चढ़ाव का सिलसिला आखिर क्यों कर हुआ है? हमारे साथ मौजूद हैं रियाज बुखारी साहब, गोल्ड मार्केट एक्सपर्ट हैं। बुखारी साहब, आपको वेलकम कहेंगे। आपने जो प्रेडिक्शन की थी वो काफ़ी हद तक सही साबित हो रही हैं, लेकिन अभी जो हालिया इजाफा है 15,000 कुछ रुपए का, 300 रुपए का, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज सुबह के खिताब में फिर ये कहा गया कि वो मजीद हमले करेंगे, जंग नहीं रुकने वाली। फिर ये इजाफा क्यों कर हो गया?
देखें 5600 से जो गोल्ड ने अपना लो बनाया था वो 4100 यानी $4100 पर आउंस पे ये आ गया था आलमी मार्केट में जी। और वहाँ से जो है देखिए $1500 जब ये गिरावट इसमें आई है तो उसमें $700 हमने इसमें रिकवरी देखी है, यानी 50% एक्चुअली इसमें बाद औक़ात रिकवरी आ जाती है। तो आज भी ये 4800 के अराउंड था, तो 4800 से $150 की अभी ये कम हो गया है, 4650 के अराउंड ये आया है अभी। और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है इसके लिए अगर पोजीशन ट्रेडर है, पोजीशन ट्रेडर वो होते हैं जो एक वीक से लेके एक मंथ तक और एक ईयर तक यानी कई साल तक वो इंतज़ार करते हैं, तो उसके लिए वो वेट करें कि गोल्ड जब 3500 या 3400 यानी डॉलर पर आउंस पे आ जाए तो उस वक्त ख़रीदना चाहिए। और हमारी बदकिस्मती ये है कि 3 साल पहले जो डॉलर था वो $150 यानी $150 का था। अगर वही रेट होता तो गोल्ड हमें यानी 2 लाख या 2.5 लाख रुपए तोला हमें मिल सकता था, लेकिन अब जो है यानी डॉलर है वो $300 के अराउंड है और इसी वजह से 5 लाख फी तोला अच्छा, से डायरेक्टली ज़्यादा क्या इसकी चीज़ मार्केट है। अफेक्ट करती है सोने के रेट के उतार चढ़ाव को? क्या जंग के जारी रहने से, हमलों में तेज़ी से इसका रेट कम होता है, और अगर जंग रुकने की बात हो तो फिर इसकी कीमतों में इजाफा होता है? डायरेक्टली क्या चीज़ इसको अफेक्ट कर रही है? इसमें जो है ना मेनली अगर आप देखें जैसे जंग स्टार्ट हुई इसको ऊपर जाना चाहिए था, ये 5430 के अराउंड गया और ये मुसलसल ये डिक्लाइन में रहा है, इसको कोई असर नहीं करती। हर मार्केट में एक माफिया बैठा है, गोल्ड में भी एक माफिया बैठा हुआ है। वो देखते हैं कि जब पूरी पब्लिक वो बाई कर रही है, और हर आदमी को मैंने देखा जब ये 5 लाख से ऊपर गया तो हर शख्स यानी गोल्ड के पीछे था कि गोल्ड खरीदना है, इसने जो है $6000 पर आउंस हो जाना है। पैनिक की सी सूरत हाल हो गई थी, डिमांड बढ़ गई थी इस वजह से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद जो है हमने देखा कि मार्केट बिल्कुल ही नीचे आ गई। अब जब मार्केट नीचे आती है, पैनिक में होती है, तो कोई फिर खरीदने के लिए नहीं आता। अब जब मार्केट नीचे आ गई तो हर शख्स ये कहने लगा ये क्या हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता, जब मार्केट पैनिक में है, नीचे है, और मैं पिछले साल भी कहा था कि लेवल जो है यानी 3500 के करीब आसपास आ जाए तो उस वक्त हमने पोजीशन ट्रेडर्स के लिए लेना है। लेकिन मार्केट इतनी फ्लक्चुएशन है कि 1 सेकंड में $70 और आधे घंटे में $500 पर आउंस में इसमें अप डाउन हो जाती है। उसके लिए जो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए, वो चाहिए लोगों को कि यानी 4 आवर चार्ट है, 1 आवर चार्ट है, 10 मिनट चार्ट है, जो स्विंग ट्रेडर हैं या स्कैल्पर हैं या डे ट्रेडर हैं वो इसमें ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट अच्छा, किसी दिन एक बार फिर से थोड़ा सा आसान तो लफ्जों में इलेबोरेट कर दीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग अभी सोने में इन्वेस्ट करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने वाले, और रुझान क्या रहेगा? क्या मजीद बढ़ने की तवक्को है या अगले कुछ दिनों में ये मजीद कम हो सकता है? देखिए मैं एक चीज़ बताऊं ना, 4 किस्म के ट्रेडर होते हैं। एक पोजीशन ट्रेडर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं कि उन्होंने बाय कर लिया और वो वेट करते हैं कि मार्केट कब ये ऊपर जाएगी फिर हम वो सेल करें, वो 1 साल भी इंतज़ार करते हैं। अच्छा, स्विंग ट्रेडर ये होता है कि उसने बाय किया, कोई फॉर्मेशन देखी, उसने बाय किया या सेल किया, तो उसने 1 वीक या 1 डे या यानी तीसरे दिन या 1 महीने के बाद उसने लिक्विडेट कर दिया, यानी सेल कर दिया या परचेज कर लिया, प्रॉफिट टेकिंग कर लिया। दूसरा होता है डे ट्रेडर, वो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल में आजकल की मार्केट में जितनी वॉलेटाइल है, जो डे ट्रेडर या स्कैल्पिंग ये होती है कि मार्केट 5 या 10 अपना डॉलर का यानी 5 या 10 मिनट की जो चार्ट है ना, उस पर वो स्कैल्पिंग करते हैं। वो 2 मिनट के अंदर आउट हो जाते हैं, वो सपोर्ट के करीब आता है तो वो बाई कर लेते हैं, और ऊपर 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद, इवन 1 मिनट के बाद भी वो दोबारा वो सेल कर रहे होते हैं, वो छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे होते हैं और छोटा वो स्टॉप लगाते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि डे ट्रेडर यानी ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक आपने जंग की बात की, तो जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी अप्रैल में, आप मुतमईन रहिएगा। अच्छा, क्योंकि 2000 अच्छा, ये तो आपने उस चीज़ का जवाब दे दिया जिसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं मिल रहा था। देखिए 2024 को मई के अंदर मेरा प्रोग्राम था, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि 2025 का एंड या 2026 के आगाज़ में मिडल ईस्ट और इसराइल की जो है वो जंग का समा होगा। उस वक्त ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर हो जाएंगी। अच्छा, और फूड प्राइसेस गोल्ड बहुत एक्सपर्ट ऊपर के हो साथ आप जाएंगी। मेरे ख्याल में एस्ट्रोलॉजर भी हैं, थोड़ा सा किस्मत का हाल भी जानते हैं। नहीं, एस्ट्रोलॉजर मैं नहीं हूँ। एक्चुअली मैं टाइम साइकिल को जानता हूँ। अच्छा, बिल्कुल WD गैन अमेरिका का एक ऐसा एनालिस्ट था जो आने वाले 10 साल के 50 साल की
को फोरकास्ट कर देता था। उसकी दुरुस्त। रिसर्च किया थी, उसके पास चले ये तो सैकड़ों साल का खुशाइंद डाटा है, था। ये तो खुशाइंद है कि आप अप्रैल में जंग खत्म होने की नवीद सुना रहे हैं और जो डे बाय डे ट्रेडिंग कर रहा है वो इसमें फ़ायदा उठा सकता है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट गेन कीजिए और मोहतात खेलिए। बड़ी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा देर की इन्वेस्टमेंट जो है आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। बहुत शुक्रिया। रियाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो कीमतें हैं अनप्रडिक्टेबल हैं, उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और जंग के जो असरात हैं वो बराह रास्त स्टॉक मार्केट्स के ऊपर और सोने के ऊपर भी देखे जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज वर्ल्ड ऑटिज़म डे है। दुनिया भर में ऑटिज़म से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। ऑटिज़म का शिकार ये जो असाबी मर्ज़ है इसकी वजूहात क्या होती हैं, बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, आज दुनिया भर में ऑटिज़म से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद है ऑटिज़म जैसे आसाबी आर्जे के बारे में आगाही फैलाना। ख़ास तौर पे बच्चों की जहनी नशोनुमा एक बड़ा चैलेंज होती है पेरेंट्स के लिए। तो उनके पेरेंट्स को ये शऊर दिया जाए कि ये अल्लाह ताला की एक आजमाइश है, लेकिन इसका हल, इससे डील कैसे करना है, इसका हल भी मौजूद है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में हर 127 में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार है, जो इस बीमारी के बढ़ते हुए फैलाव की निशानदही करता है। तो पाकिस्तान में भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं। वजूहात क्या हैं, सदेबाब क्या है और पंजाब गवर्नमेंट हुकूमती सतह पे क्या कुछ इक़दाम कर रही है। इसमें एक खुशाइंद बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब आज भी उन्होंने बात की है ऑटिज़म का शिकार बच्चों के लिए, क्योंकि मरीम नवाज़ का अपना जो हम देख रहे हैं कि भांजा है वो भी इसका शिकार है। अली डार का बेटा इब्राहिम डार और जो वज़ीर आला साहिबा हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के अज़्म का यादा भी किया है। और जो विजुअल्स हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं उसी बच्चे के विजुअल्स हैं, जिसको उनके जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो मरीम नवाज़ की बहन हो या फिर उनके वालिद हों, उन्होंने एक खूबसूरत तरीके से उसकी परवरिश की जा रही है और उसे उसी तरह से अहमियत भी दी जा रही है जो भी किसी भी पेरेंट के लिए अपनी जो औलाद होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होती है, बहुत ज़्यादा प्यारी भी होती है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें हिम्मत नहीं हारनी, उनकी ढारस बनना है, हमें भी, रियासत को भी। और इसके लिए जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं वो भी बहुत अहसन इक़दाम उठा रहे हैं। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर आयशा फरीद साहिबा, वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेड हैं, चेयरपर्सन हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डेवलपमेंटल बिहेवियरल पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज़ की। आपको डॉक्टर साहबा वेलकम कहेंगे। जो हुकूमती सतह पर इक़दाम हो रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा खुद ही ज़ाती दिलचस्पी के साथ जो ऑटिज़म के लिए एक पूरा इदारा बनाया है टाउनशिप में, उसके इक़दाम कितने काबिल सताइश हैं। और जो चिल्ड्रन अस्पताल में हम आप बता रहे थे ब्रेक के अंदर भी पूरा एक डिपार्टमेंट है जो डील करता है रोज़ाना की बुनियादों पर, उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन आगाज़ हम कर लेते हैं कि ऑटिज़म की अक़साम कितनी हैं, वजूहात क्या होती हैं, पता कैसे चलता है हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है। अच्छा, ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये एक बीमारी नहीं है बल्कि ये एक ज़हनी कैफियत है जिसमें बच्चों की ज़हनी नशोनुमा वो मुख्तलिफ तरीके से होती है। और ये 2013 में इसका क्राइटेरिया रिवाइज हुआ था अकॉर्डिंग टू DSM-5, इट्स नो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो जब ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बना तो इसमें इसका क्राइटेरिया वाइड हुआ और बहुत से बच्चे जो पहले डायग्नोज नहीं हो रहे थे विद ऑटिज़म वो डायग्नोज होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इसकी हमें तादाद भी अब ज़्यादा ही, जैसे आपने पहले भी बताया, मिलती है। और अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल अमेरिका, 1 in 31 चाइल्ड हैज़ ऑटिज़म फ्रॉम 3 years to 11 years ऑफ स्कूल गोइंग एज। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली कि बच्चे जो हैं उनमें बोलने चालने के मसाइल होते हैं, समाजी रवैये या घुलने मिलने के मसाइल और मुख्तलिफ रवैये होते हैं, सेंसिटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से उनमें बच्चों माशरे में वो एक अहम शहरी या जो नॉर्मल शहरी है वो बन के ज़िंदगी या तालीमी हिस्सा नहीं बन सकते, तालीम का हिस्सा नहीं बन सकते। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि हमें आगाही देनी चाहिए। जैसे अभी आप बता रहे थे, माशरे में आगाही ही नहीं है कि ऑटिज़म है क्या, इसकी अलामात क्या हैं और कैसे हम इसको जल्दी पिक कर सकते हैं ताकि हम जल्दी इंटरवेंशन। कौन सी एज होती है जिसमें पेरेंट्स को पता चल जाता है या पता चल जाना चाहिए, किन आदात से, किन अलामात से? जी, पहले 3 साल में और ख़ुसूसन पहले 1 साल में अगर बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप उसको बुला रहे हैं लेकिन देयर इज़ नो रिस्पॉन्स टू नेम, वो आंखों में आंखें नहीं डाल रहा, वो सुनने के बावजूद टीवी या मोबाइल की आवाज़ सुन लेता है, लेकिन जब आप उसका नाम बुलाते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, कुछ ऐसी
छोटी सी भी तब्दीली हो जाए तो उसके अंदर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है, हाथों को बार बार हिलाता है, या वो घुलता मिलता नहीं है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ बैठ के वो खेलना पसंद नहीं करता, वो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। तो ये इब्तदाई अलामात हैं जो पेरेंट्स को, ये रेड फ्लैग्स हैं जिसके अवेयर होना चाहिए ताकि वो जल्दी कंसल्टेशन कर सकें। ठीक है, और जब पता चल जाता है तो उसके बाद फिर अगला उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए किससे रब्ता करें, कौन से इदारे हैं, कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे उन्हें ट्रीट किया जाता है, क्या किसी मेडिसिन से, थेरेपी से इलाज मुमकिन है? ट्रीटमेंट के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर पहला सरकारी इदारा है जहाँ पर ऑटिज़म का सेंटर डेवलपमेंटल बिहेवियर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में बना था, और इनकी शमूलियत और हेल्प से ये ऑटिज़म सेंटर भी बन चुका है, जो कि बहुत एक अहसन इक़दाम है वज़ीर आला साहबा का, जिसमें 200 तक के बच्चे इनरोल होंगे ऑटिज़म के। और करना ये चाहिए कि अर्ली डायग्नोसिस के बाद फ़ौरन वालिदैन को चाहिए कि थेरेपी स्टार्ट कर दें। इसकी मुकम्मल तौर पे इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ, अपने डॉक्टर के साथ, और कोशिश करें कि डेवलपमेंटल बिहेवियर पीडियाट्रिशियंस के अंडर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसके अंदर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होगा, स्पीच थेरेपिस्ट होगा, सेंसरी थेरेपिस्ट होगा, डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट होगा, तो ये सारी टीम मिलकर बच्चे को जो इश्यूज़ हैं, बातचीत से लेके, रवैयों से लेके, सेंसरी इशू से लेकर, उन सब पर मिलकर काम करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। जहाँ तक रही बात मेडिसिन की, कोई ऐसी अभी तक मेडिसिन नहीं है जिसकी वजह से इसके कोर सिम्टम्स ठीक हो जाएं, कोर सिम्टम्स जैसे बोलने चलने का या कम्युनिकेट करने का प्रॉब्लम, लेकिन वो मेडिसिन ज़रूर हैं जो उसकी शिद्दत को थोड़ा कम कर देती हैं। जैसे बच्चा अगर इरिटेबल है उसके लिए मेडिसिन है, बच्चा अगर सो नहीं पा रहा उसके लिए हम मेडिसिन दे सकते हैं, बच्चे को अगर इसके साथ साथ खुदा ना खास्ता मिर्गी या एपिलेप्सी है तो हम उसकी दवाई दे सकते हैं ताकि हम उन अलामत को कंट्रोल कर सकें। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मल्टी डिसिप्लिनरी थेरेपी ही है। अच्छा, एक तो ये कि बच्चे का मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाना या रिकवर कर जाना, इसकी डिपेंडेंसी, इसका दारोमदार किस चीज़ पे है? अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट, बर वक्त ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, या कुछ ख़ास इक़साम हैं जो क्योरेबल हैं और कुछ ऐसी हैं जो जिनके लिए आपको मुसलसल कोशिश की जानी चाहिए या करते रहना पड़ेगा? दो से तीन चीज़ें अहम हैं। एक तो ये जैसे आपने कहा कि अर्ली इंटरवेंशन, और अर्ली इंटरवेंशन मीन्स फ्रॉम 0 एज टू 3 years ऑफ एज। फर्स्ट 3 years आर अ क्रिटिकल टाइम फॉर अर्ली इंटरवेंशन, कि हमारा जो ब्रेन है बच्चे का वो 95% 95% ग्रो करता है पहले 3 साल में। तो जितना जल्दी तशखीस करेंगे, जितनी जल्दी थेरेपी स्टार्ट करेंगे, एज अर्ली एज 1 year ऑफ एज अगर आपको पता चल जाता है तो उतने ही बेस्ट रिजल्ट्स होंगे। क्यों बेस्ट रिजल्ट्स होंगे? क्योंकि उन बच्चों की स्पीच जल्दी डेवलप हो जाएगी। स्पीच डेवलप करने का जो टाइम है वो पहले 2 साल सबसे ज़्यादा है, तो अगर पहले 2 साल में उनको मुनासिब थेरेपी मिलके स्पीच थेरेपी हो जाएगी तो उनकी ज़हनी नशोनुमा बेहतर हो जाएगी, वो नॉर्मल स्कूल में जाएंगे। तो एक फैक्टर तो ये है कि आप जल्दी थेरेपी स्टार्ट करवाएं। सेकेंडली, अगर उसकी स्पीच बेहतर है तो उन बच्चों में बेहतर होने के चांसेस या नियर नॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जहाँ तक इक़साम की बात है तो ऑटिज़म की इक़साम नहीं, हाँ इसकी शिद्दत है मुख्तलिफ नौइयत की, जिसमें माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है। और माइल्ड टू मॉडरेट वाले बच्चे आमतौर पर बेहतर हो जाते हैं, बॉर्डर लाइन पर आ जाते हैं और एज ए नॉर्मल बच्चा स्कूल जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात में क्या क्या अवामिल हैं? क्या कज़न मैरिजेस हैं, बाय बर्थ ये होता है, किसी डेफिशिएंसी मदर के अंदर होने की वजह से, किसी मेडिसिन की रिएक्शन की वजह से, या आफ्टर बर्थ कोई किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो जाता है? ऑटिज़म होता क्यों है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग। बेसिकली बोथ द जेनेटिक्स एंड द एनवायरमेंटल प्ले रोल इन इट्स कॉज। जेनेटिक्स, मोर देन 400 जीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल नाउ ऑटिज़म के लिए, लेकिन कोई एक मखसूस जीन अभी तक नहीं मिली कि अच्छा ये जीन होएगी तो इस बच्चे को ऑटिज़म होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमारा, जैसे आजकल हम लोग बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता पाते, और स्पेशली आफ्टर कोविड एरा ये देखा गया है कि बच्चे जो उनसे वो घरों के अंदर ज़्यादा रहे, बाहर निकलने का कम मौका मिला, वालिदैन आपस में गैजेट्स में बिजी हैं, बच्चों को भी गैजेट्स पे रखा हुआ है, तो इंटरेक्शन टाइम एनवायरमेंटल जितना कम होगा उतना इसके माइल्ड से मॉडरेट या सीवियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा जिन माओं में हमल के दौरान पेचीदगियाँ हो जाती हैं, किसी भी तरह की हमल से कबल, हमल के दौरान, या हमल के बच्चे की पैदाइश के बाद भी जिनमें प्रॉब्लम होता है, उनमें भी देखा गया कि ना सिर्फ उनको हरकत सकनात का मसला होता है, उनमें भी ऑटिज़म या बिहेवियर इशू होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि दुनिया में हर 27 में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार हो रहा है, लेकिन आप बता रही थी कि ये तादाद अब कई गुना बढ़ चुकी है। 127 में से एक बच्चा, अब आप बता रही थी कि लगभग 30 या 33 में से एक बच्चा हो रहा है। 31 में से 2025 का जो स्टैटिस्टिक्स है, तेज़ी से जो इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वजह है? हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इतनी तादाद बढ़ने की?
इसकी 2-3 हैं इसकी वजूहत। एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि अवेयरनेस काफ़ी हो गई है, तो अब जिसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम बच्चे को लगता है स्पीच डे का, बिहेवियर का, तो वो जल्दी अर्ली चले जाते हैं, ज़्यादा बच्चे डायग्नोज हो रहे हैं। और सेकेंडली येस द फैक्टर्स हैव बीन चेंज्ड, जेनेटिक्स के साथ साथ हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें अगेन वही कि बच्चे को प्रॉपर टाइम क्वालिटी ना देना, वो भी बहुत बड़ी फैक्टर है। अकॉर्डिंग टू WHO अगर हम 15 से 20 मिनट भी बच्चे को क्वालिटी टाइम, जिसमें ये कि बच्चे के साथ बैठ के अपने बच्चे जैसी एक्टिविटीज़ करनी है, बच्चे के रूटीन के काम करने, इज़ नॉट अ क्वालिटी टाइम। माँ कहती है हम सारा दिन बच्चों के साथ हैं, लेकिन बेसिकली ना वो उससे बात कर पाती है, ना खेल पाती हैं, ना समझा पाती हैं। तो क्वालिटी टाइम अगर 15 से 20 मिनट भी हम दें तो दैट विल बी एनफ फॉर अ चाइल्ड। ठीक है। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनके बच्चे के साथ ये मामला है, और अब खाने पीने के बड़े मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं। एक तो जो हम गैजेट्स की बात कर रहे थे, मोबाइल टैब्स बच्चों को दे दिया जाता है, आप कह रहे थे कि अपना टाइम दें, तो बच्चों को खुद से इंगेज आप कितनी देर तक कर सकते हैं? अल्टीमेटली पेरेंट्स फिर कोई ना कोई आप उनको गेम दे देते हैं, टैब्स दे देते हैं, उससे कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हो सकता है अगर आप उनको इंगेज करते हैं किसी गैजेट्स के ज़रिए? दूसरा, खाने के अंदर मैं एक चीज़ जो उस बच्चे में देखता हूँ, वो स्पेसिफिकली नगेट्स लेता है एक मखसूस कंपनी के, वो इंटरनेशनल ब्रांड है, उसके अलावा वो कुछ और खाना पीना पसंद नहीं करता। तो ये इस तरह के जो चैलेंजेस हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए? जहाँ तक स्क्रीन टाइम की बात है तो इंटरनेशनली अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन गाइडलाइंस आर देयर कि फ्रॉम 0 to 2 years of age देयर शुड बी 0 स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन टाइम तो 2 साल तक 0 स्क्रीन टाइम, और 2 से 5 साल तक आधा घंटा, वो भी सुपरविजन में कि बच्चा क्या देख रहा है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू नीड 1 से 2 घंटा, मतलब 5 साल से ऊपर। तो ये तो इंटरनेशनली एवरी एक्सपर्ट हैज़ बीन एग्रीड, और गाइडलाइंस आ गई, हमने पाकिस्तान की बना ली हैं कि 2 साल तक आपने बिल्कुल बच्चे को स्क्रीन नहीं देना है। और अगर आप ऑल्टरनेट पूछेंगे क्या है, तो हमें, मेरे ख्याल में हमने अपने पेरेंट्स और बड़ों से देखना चाहिए कि उन्होंने हम लोगों को जब हम बच्चे थे तो हमारे कैसे ब्रॉटअप किया। आप फिजिकली एक्टिविटी में उसको ज़्यादा इंगेज करें। अब आउटडोर गेम्स का कॉन्सेप्ट, हम घर में होते थे तो लूडो खेल लेनी है, कैरम खेल लेना है, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा लाने की ज़रूरत है, और इसमें पेरेंट्स का इस तरह से भी रोल है कि वो खुद भी अपना स्क्रीन टाइम कम करें। अगर आपको कोई ऑफिशियल या कोई और ज़रूरी काम नहीं है तो सुबह कॉल सुनने या टेक्स्ट देखने के, माएँ भी सारा दिन सोशल मीडिया पे हैं, पेरेंट्स भी सारा दिन, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ेगा। तो सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम तो बच्चों की लाइफ से हमें किसी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा उनकी बेहतर ज़हनी नशोनुमा के लिए। जहाँ तक आपने अपने दोस्त की बेटे की बात की, इन बच्चों में सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। सेंसरी इश्यूज़ का मतलब है कि जितनी हमारी 5 हवास हैं, टेस्ट, टच, हियरिंग, आई साइट, इन सब पे इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ बच्चे चबाने में प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चों को टेस्ट का प्रॉब्लम होता है, वो पिकी ईटर होते हैं, कुछ बच्चों को सुनने का या देखने का मसला होता है। तो इन सब के लिए बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देनी चाहिए। विद कंटिन्यूस सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी विद इन फ्यू मंथ्स दे डू इम्प्रूव। ये किस तरह की थेरेपी है और ये क्या घर पे दी जा सकती है? घर पे भी दी जा सकती है, और हॉस्पिटल में हम गाइड करते हैं। सेंसरी थेरेपी बेसिकली ये होता है कि बच्चों को, माँ को ये बताया जाता है कि जो जिस सेंस का मसला है आपने कैसे उसको कंट्रोल करना है थ्रू डिफरेंट थेरेपीज़। फॉर एग्जांपल जैसे ईटिंग का मसला है तो हम मसाज बताएंगे कि माउथ के डिफरेंट मसाजेस करें और डिफरेंट टेक्सचर बच्चे को दें, डिफरेंट, ताकि उसको डिफरेंट टेस्ट आएँ और डिफरेंट फीलिंग्स आएँ, और ग्रेजुअली फिर वो बच्चा उसको ओवरकम करता है इंशाल्लाह। और ये पेरेंट्स के लिए यकीनी तौर पे बहुत ज़रूर तक आगाही पहुंचाना, और मकसद भी यही है आज वर्ल्ड ऑटिज़म डे मनाने जाने का, पाकिस्तान समेत के उन पेरेंट्स को बताया जाए कि ये एक आजमाइश है, लेकिन इस आजमाइश से निपटना कैसे है, अपना वक्त देते हुए किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए। पाकिस्तान में भी इस पर बहुत सा काम हो रहा है, हुकूमत पंजाब इसमें बहुत से काम कर रही है, मरियम नवाज़ साहिबा हों या फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है, उसको ये डॉक्टर आयशा फरीद साहिबा हेड कर रही हैं, इनसे रब्ता कीजिए। और जो पंजाब से बाहर या लाहौर से बाहर के लोग हैं वो अपने अपने जो भी मुतल्लिका हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके एक्सपर्ट्स के ज़रिए इस आजमाइश से निपटने के लिए अपने आप को भी और अपने बच्चों को तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आप जो काम कर रहे हैं काबिल सताइश है। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, और जितने भी ऐसे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को इस्तकामत दे कि वो इस आजमाइश से निपट सकें। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफ़िज़।